बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। हमारे यहाँ मुल्तान की अगर हम ख़ास तौर पर बात करें तो एक वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है। हर किसी के थ्रोट में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन है, आइज़ जो हैं वो रेड हो रही हैं। इसकी क्या वजह स्मोग है या कुछ और बीमारी जो है वो हो सकती है। अब इस हवाले से आज हमारे साथ डॉक्टर अशवा मलिक मौजूद होंगी, जो कि एक फ़ैमिली फ़िज़िशियन है। तफ़सीलन इनसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ साथ डेंगू के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह इससे जो है वो बचाव किया जा सकता है और अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। वेलकम सलाम, थैंक यू। इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोएब बुखारी, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं रूही टीवी के, एफबीआर को कवर करते हैं। आज इनसे जो है वो बात करेंगे कि कुछ रीसेंट टाइम्स में कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं, कुछ जाली सिगरेट्स को जो है वो पकड़ा गया है, उनको तल्फ़ किया जाना है, तो वो उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। इसी के साथ साथ एफबीआर के हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है कि कुछ रिटेलर हज़रात को जो है वो टेक्सनेट में लाया जा रहा है, पीओएस सिस्टम जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, तो वो क्या है, उसकी क्या डिटेल्स हैं। दीगर मुल्तान के कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी मुल्तान तशरीफ़ ला चुके हैं, तो उनकी क्या मसरूफियात होंगी, क्या कोई उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करना है या कुछ अपने जर्नल कामों के लिए आए हैं, तो इन सारी जो है वो चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। ज़ोहेब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ोहेब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप ज़ोहेब भाई? फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आज आप ठीक हैं? उस दिन आप थोड़े ड्राउजी और नींद में थे, आप कह रहे थे मेरा दिल नहीं करता मॉर्निंग शो में आने वो का। सोमवार का दिन था, आज मंगल है। आज सही है, मंगल के दिन आपका काम करने का दिल करता है। मंगल के रोज मामलात कुछ ट्रैक पे आ जाते हैं, ठीक है, जरा ठीक है। चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अच्छा, वो छुट्टी तो मैंने सुना आपकी जुमेरात के दिन होती है, मंडे के दिन आप ऐसा फिर क्यों फील करते नहीं, हैं? मेरी बड़ी अजीब से दिन छुट्टी है जुमेरात, मतलब कि पता ही नहीं चला। और अब वैसे भी सर्दियों के दिन है, टाइम गुजरते पता भी नहीं बिल्कुल चलता। ऐसे, ये दिन बहुत छोटे हो चुके हैं। और एक दिन होता है कि घर के कामों का, लेकिन वो भी कुछ चीज़ें कभी इम्पोर्टेंट इवेंट आ जाता है तो फिर वो पूरा दिन जो है वो फिर कभी कभी उसकी नज़र भी हो जाता है और घर के काम फिर रह जाते हैं, पेंडिंग पे चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो ऐसी सूरत हाल जो है वो चलती बहरहाल रहती आज के प्रोग्राम में हमने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करनी है, तो Yes. उससे पहले मैं ज़रा स्टार्ट करना चाहूँगा मैम अशवा से, क्योंकि मुल्तान में ज़रा एक वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है। मैम ज़रा उसकी वजूहात के बारे में बताइएगा। कोई तशख़ीस हो चुकी है, आप लोगों ने कुछ डायग्नोसिस किया है, क्या वजह है उसकी? बेसिकली इस वक्त मुल्तान में और हमारे पेरिफेरल रीजन में भी वायरल इन्फेक्शन जो जिसको हम इन्फ्लुएंजा कह सकते हैं जी। वो कॉमन हुआ हुआ है। इसके डिफरेंट सिम्टम्स हैं। अगर सिम्टम्स से लेके फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे। सबसे पहले अगर वायरस पे बात करें तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, ए एंड बी। तो जो बच्चों में है सिम्टम्स उसमें आ जाते हैं बॉडी एक्स होना, फीवर हाई ग्रेड, और सर में दर्द रहना, फटीग रहना, बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील करेगा। इसके अलावा रेड आइज़ हो सकती हैं, रनी नोज़ हो सकता है, थ्रोट इरिटेशन हो सकती है बच्चे की, हंगर और स्लीप दोनों अफेक्ट हो सकती हैं। इसके बाद अगर हम एल्डर्स पे आ जाएं तो एल्डर्स में भी वैसे सेम सिम्टम्स थोड़े एग्रवेट होके आ सकते हैं। इनकी जो ट्रीटमेंट्स हैं, बेसिकली ये वायरस है तो वायरल की जो ट्रीटमेंट्स होती हैं वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स होती हैं कि जिस पे जो इफेक्ट आ रहा है हम उसको ही ट्रीट करें। अगर किसी की आइज़ रेड हुई हुई हैं तो उसमें हम एंटी एलर्जिक्स उनको दे सकते हैं, रनी नोज़ में भी एंटी एलर्जिक्स दे सकते हैं। इस तरह के पेशेंट्स हैं जिनमें सिर्फ रनी नोज़ और वाटरी आइज़ और रेड आइज़ के सिम्टम्स हैं और फीवर नहीं है, तो उनको एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स या फिर एनाल्जेसिक्स जिनको हम कह सकते हैं, एंटीपायरेटिक्स कहते हैं फीवर के लिए, उनकी ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ बेड रेस्ट, प्लेंटी ऑफ वाटर से बेहतर हो जाता है। हाँ जी, अगर हम एडल्ट्स पे आ जाएं और फिर एल्डरली पे आ जाएं तो एल्डरली और जो बच्चे हैं अगर उनमें हाई ग्रेड फीवर भी साथ आ जाता है तो ऑब्वियसली ये लो इम्यूनिटी जो ग्रुप्स हैं, तो इनमें फिर हमें न्यूट्रिशन के लिए आईवी फ्लूइड भी देना पड़ सकता है। और अगर हाई ग्रेड फीवर है तो उसको ट्रीट करने के साथ साथ सिम्टम्स के साथ साथ हो सकता है कि एंटीवायरल की भी ज़रूरत पड़े और उसके साथ एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत पड़े। अच्छा मैम, जब इस सारे ये जो हमें सिम्टम्स आ रहे होते हैं तो दो हमारे पास चॉइसेस होती हैं। एक तो हम ओवर द काउंटर कुछ चले जाते हैं, वहाँ पर खुद जाके टैबलेट्स लेना शुरू कर देते हैं। एक ज़रा उसके बारे में बताइएगा। दूसरा, फैमिली फिजिशियन है आप, हमने डॉक्टर का इंतखाब करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमने किस डॉक्टर के पास जाना है? ऑलराइट, इसमें ये है कि एज अ डॉक्टर तो हम सेल्फ मेडिकेशन को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। आप अपने किसी भी नियर बाय डॉक्टर के पास जा सकते हैं, नॉट फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट जो है वो सिर्फ मेडिसिन का फार्मूला जानता है, ही डज नॉट नो कि डायग्नोसिस नहीं कर सकते। हाँ जी, कि डायग्नोसिस नहीं कर सकता और हो सकता है आपको वो वक्ती तौर पे पेन किलर दे दे विदाउट नोइंग कि आपको वो चाहिए किस लिए ना।
तो कोशिश करें कि आप अपने किसी नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं और उनसे अपनी तमाम शिकायत जो हैं या कंप्लेंट्स हैं, सिम्टम्स हैं, वो डिस्कस करके उनसे अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और अगर फैमिली फिजिशियन के हवाले से हम बात करें या फिर अगर कम्युनिटी के जो आम क्वेश्चंस हैं वो ये कि फैमिली फिजिशियन कौन होते हैं और कहाँ होते हैं और कहाँ मिलते हैं, तो हम इनको कैसे ढूंढें, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और इमर्जिंग फील्ड है। इसकी ज़रूरत जो है वो कुछ अरसा पहले पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी फील की गई कि जैसे ही डॉक्टर्स फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स आते हैं और वो बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ज़्यादातर स्पेशलिस्ट के पास ही डायरेक्ट चले जाते हैं। तो स्पेशलिस्ट कहते हैं कि वाई ही हैज़ कम टू मी विदाउट कि उनके पास अपना प्राइमरी ना डायग्नोसिस है, ठीक है, अगर डायग्नोसिस नहीं भी है तो ना इनके पास लैब्स हैं, ना इन्होंने इनिशियली कुछ किया हुआ है, और मैं तो एक स्पेशल ऑर्गन का डॉक्टर हूँ, तो वाई ही हैज़ कम टू मी विद सिम्टम्स ऑफ अदर ऑर्गन्स ना। अगर मैं जिगर का और मैदे का डॉक्टर हूँ और इनको अगर हार्ट का कोई इशू उनको लग रहा है, तो पहले आप हार्ट वाले के पास जाएं और फिर आप हमारे पास आएँ। तो फैमिली फिजिशियंस की इस हवाले से ये इंपॉर्टेंस है कि हेल्थ पिरामिड एक है, अगर हम इसको यूँ हेल्थ पिरामिड कहें तो ये जो थंब से बेस बनी हुई है ये फैमिली फिजिशियंस बनाते हैं, विच इज़ 70 to 80% बेस ऑफ हेल्थ पिरामिड। यहाँ से हम स्पेशलिस्ट के पास और फिर सुपर स्पेशलिस्ट के पास पेशेंट्स को भेजते हैं, और वहाँ से सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट भी फैमिली फिजिशियंस के पास हमें भेजते हैं, हमारे पास भेजते हैं। वो क्यों हमारे पास भेजते हैं कि इस तरह की डिजीज़ भी हैं जिसमें पैलिएटिव केयर रिक्वायर्ड होती है। पैलिएटिव केयर का मतलब है कि इस तरह की डिजीज़ जिनकी अब कोई ट्रीटमेंट नहीं है, यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच एंड ट्रीट द सिम्टम्स ओनली। फॉर एग्जांपल एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है या फिर एंड स्टेज कैंसर है जिसमें सिर्फ केयर की ज़रूरत है, आपका इलाज नहीं किया जा सकता, ज़रूरत है। तो इसलिए वो फैमिली फिजिशियंस के पास सुपर स्पेशलिस्ट भेजेंगे, और ख़ास तौर पे वो ये कि वो एक ऑर्गन के डॉक्टर्स होते हैं। तो हमारे पास एक पहला दरवाज़ा होता है फैमिली फिजिशियन, जिसके पास आम कम्युनिटी के लोग आते हैं। इनिशियली सारी डिजीज़ जो हैं, जैसे मैदे के प्रॉब्लम हैं, आंतों के हैं, बच्चों में नज़ला ज़ुकाम बुखार, एल्डर्स में और एडल्ट्स में भी वो हम फैमिली फिजिशियन और जनरल फिजिशियन ये सिनोनिमस हैं या ये डिफरेंट डॉक्टर्स हैं? बेसिकली आप इनको सिनोनिमस भी कह सकते हैं और डिफरेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि जनरल फिजिशियंस आप एमबीबीएस के बाद हाउस जॉब करके यू आर रेडी टू एक्ट एज अ जनरल फिजिशियन। फैमिली फिजिशियन इज बेसिकली द स्पेशलिटी ऑफ जनरल फिजिशियन। मतलब आप हर वो चीज़ करते हैं लेकिन थोड़ी स्पेशलिटी की तरफ आके आप डिग्री लेकर या एमसीपीएस करना पड़ता है। एमसीपीएस आ गया, सीपीएसपी वालों ने एमसीपीएस कर दिया, जिसके बारे में भी मैं गाइड करना चाहूँगी हमारी यंग डॉक्टर्स को कि इसमें आप दो तरह से एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन कर सकते हैं। एक तो ये कि आप एनरोल हो जाएं किसी भी हॉस्पिटल में, अगर आप एमओशिप कर रहे हैं उसके साथ साथ आप आरटीएमसी अप्लाई करें सीपीएसपी के लिए, और उसके बाद 5 इयर्स का आपके पास टोटल एमओशिप एक्सपीरियंस होगा तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं ना, लाइक आई एम डूइंग। तो बस एक यही तरीका है कि आप स्पेशलिटी में नहीं जा रहे, आप एफसीएफ पार्ट 1 पास नहीं कर रहे, यूएसएमएल प्लैब नहीं कर रहे, लेकिन आप प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप अपने आप को एनरोल करें एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन में, विच इज़ वेरी गुड एंड इमर्जिंग फील्ड फॉर यू। अच्छा, फैमिली मेडिसिन में जैसे फैमिली में अब एल्डरली भी हैं, आपने बताया कि हम सारे उसको डील करते हैं एज ब्रैकेट्स को। यूजुअली लोग जो हैं हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस है, जैसे आपने बताया कि पहले हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और वहाँ से वो हमें गाइड करते हैं, नहीं आपने उन स्पेशलिस्ट के पास जाना है। ये मेरे तो स्पेशलिस्ट एक तो पेशेंट मूव करते रहते हैं, इसमें टाइम भी लगता है और आपकी मनी भी लगती है। तो बेहतर यही है कि आप पहले फैमिली फिजिशियंस के पास जाएं, जो कि आपको इनिशियल जो भी ट्रीटमेंट देनी होगी वो देंगे और आपको एडवाइस करेंगे कि आपने कहाँ अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको रेफ़र करेंगे, और अगर ज़रूरत ना पड़ी तो इंशाल्लाह ताला आप वहाँ से ही ठीक होकर निकलेंगे। अच्छा मैम, हमारे यहाँ कॉमन कुछ जब इंतखाब करना होता है एक डॉक्टर का, तो ये इंतखाब करना होता है हमने प्राइवेट सेक्टर में जाना है या हमने गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ लोग ज़रा इज्तनाब करते हैं, वो कहते हैं थोड़ा हाइजीन का इशूज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो हम उसका किस तरह ख्याल रखा जा सकता है। लेकिन बहरहाल उसके बरक्स एक और चीज़ भी होती है कि प्राइवेट सेक्टर में एक डॉक्टर मौजूद है, वहाँ पर आपके पास पूरी टीम मौजूद है डॉक्टर्स की जो आपकी केयर के लिए मौजूद है। तो ज़रा मवाजना कीजिएगा कौन सा सेक्टर बेहतर है, कहाँ पर इंसान को जाना चाहिए इंतखाब के लिए। फॉर एग्जांपल आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर एक फैमिली फिजिशियन गवर्नमेंट सेक्टर में है और प्राइवेट सेक्टर में है तो कहाँ जाना चाहिए, फ़र्क क्या होता है? ये तो आपने बहुत ही अंदर की बात पूछ ली। वैसे
अगर जनरली बात की जाए तो हमें बज़ाहिर लग रहा होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में उतनी केयर नहीं है जितनी प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि बेसिकली एक ह्यूमन नेचर है कि जहाँ पे पैसा ज़्यादा लग रहा है तो हमें लगता है कि वो यार गेनिंग द मोर बेनिफिट फ्रॉम इट। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने निश्तर में हाउस जॉब की हुई है, तो आई प्रेफर कि जो मेरे रिलेटिव्स हैं या जानने वाले हैं मैं उनको निश्तर ले जाऊँ, वो मेरे पास निश्तर आएँ, क्योंकि वहाँ पे जो केयर है वो भी वही दे रहे हैं, वही डॉक्टर हैं जो गवर्नमेंट में है, वही डॉक्टर ही तो हैं जो प्राइवेट में है। तो क्या डिफरेंस आ गया, उनकी कंसल्टेंसी भी वही है, मेडिसिन भी वही है। हाँ जी, फिर ये डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी कर जाता है कि एक डॉक्टर गवर्नमेंट में कैसे देख रहा है और सेम डॉक्टर ही प्राइवेट में कैसे देख रहा है, होता है डिफरेंस। लेकिन बहरहाल आप गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं या जो एक्सपर्टीज हाँ है जी, उसका उनसे मुकाबला लेना चाहिए। आप उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते हाँ प्राइवेट सेक्टर में जाके। अजय भाई, मैं आपसे ज़रा सवाल करना चाहूँगा, अगर आप जवाब देना चाहें तो। जी सर, आपको जवाब देकर जी ना दे के फंसना नहीं है। सैफ भाई, अब मुझे छेड़ है। नहीं, मैं नहीं छेड़ रहा आपके साथ, ज़रा हम वो ताल्लुक भी है ना यूनिवर्सिटी डेज से, तो वो आपने हमारे साथ छेड़ते हैं फिर मैं नहीं, आपको मैं नहीं छेड़ सकता। मैं माजूद खाऊँ अगर आपको ऐसा कुछ लगा तो। सियासी जवाब दे दिया जी। ब्रेक का इंतजार कर रहा था मैं। नहीं, ब्रेक के बाद एक दूसरी गुफ्तगू की जानिब हम जा सकते। वहीं उसी चीज़ का मैं आगाज़ करना चाह रहा हूँ। FBI की तरफ से कुछ चीज़ें तल्फ़ की जानी हैं, सिगरेट्स को या और गैर कानूनी कुछ हालिया और कुछ इस तरह की चीज़ें पकड़ी गई हैं, उसकी क्या डिटेल्स हैं और कितनी मालियत की चीज़ें थी वो, और कहाँ से आ रहा था, पूरा ज़रा बताइएगा डिटेल। अच्छा, उसमें ऐसे है कि जो कस्टम्स है और FBI दोनों ही इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। जो नॉन कस्टम पेड जो सिगरेट्स होती हैं, मतलब कि जिनकी कस्टम ड्यूटी पेड नहीं होती और वो मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अब वो मुल्की ख़जाने में ये नहीं कि वो करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, बल्कि सिगरेट की मद में अरबों रुपए का नुकसान कौमी ख़जाने को जो है वो जमा करवा रहे होते हैं, जो कि इल्लीगल जिनकी ट्रांसपोर्टेशन भी होती है और एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाया जा रहा होता है, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस उसको लेके जाया जा रहा होता है और इलीगल वे से जो है वो ट्रांसफ़र भी जो है वो किया जाता है। तो कस्टम्स ने भी रिसेंटली मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ की हैं। एक मुसाफिर बस में कार्रवाई हुई है, वहाँ पर हमने देखा कि खुफिया खानों में जो सिगरेट से नॉन कस्टम पेड उसको छुपाया जा रहा था। उसके साथ साथ मैंने देखा कि एक आल्टो गाड़ी थी, वो पूरी भरी हुई थी नॉन कस्टम पेड जो कि गैर मुल्की सिगरेट्स थी उनसे। तो ये कुछ तकरीबन मालियत इसकी जो है वो बनती है कोई 2 करोड़ 11,34,000 की, जो अभी जो रिसेंटली कार्रवाइयाँ जो हैं वो की गई हैं। उसके साथ साथ ये है कि फिर छालियाँ भी कुछ जो हैं वो पकड़ी गई हैं, उनकी मालियत भी तकरीबन कुछ 1.5 करोड़ के करीब है। ये 2 कार्रवाइयाँ जो हालिया कुछ दिनों में इसकी ज़रा तफसीलन हम ज़रा डिटेल हाँ। बिगिन करेंगे, लेकिन नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम ज़ोए बुखारी से डिस्कस कर रहे थे कि कुछ सिगरेट्स गैर कानूनी जो हैं वो पकड़ी गई हैं, कुछ कस्टम और FBI ने मिलकर कार्रवाइयाँ की। अब ज़रा इनसे ये पूछते हैं कि ये कहाँ से आ रही थी, इनका क्या मार्केट्स में किस तरह ये जाती हैं और इनका किस तरह जो है वो सेल होती हैं दीगर। अब क्या इनको तल्फ़ किया जाएगा या इसका आगे का क्या लाइमल होगा, तो भी ज़रा बताइएगा कि अब ये तल्फ़ की जाएंगी या इसका कोई ऑक्शन वगैरह होगा, क्या होता है? अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो कस्टम डिटेन करता है, उसकी ऑक्शन नहीं होती है। अभी हमने रिसेंटली एक शो में डिस्कस किया था कि 3.5 करोड़ की चांदी जो पकड़ी गई थी। अच्छा, चांदी की कुछ डायमेंशंस चेंज है। अब ये था कि शायद इसको भी जो है वो नीलाम ऑक्शन किया जाएगा या नीलाम किया जाएगा। और उसके बाद जब वो मैंने वीडियो अपलोड की तो फिर बहुत सारे ज्वेलर्स ने हमसे रब्ता किया कि इसकी ऑक्शन जो है वो कब होगी, क्योंकि ज्वेलरी और जो गोल्ड होता है, ये जो हमारे जो फीमेल्स हैं उनके लिए बड़ा बिल्कुल पॉइंट भी होता है और फेवरेट भी वो चीज़ होती है। मर्द तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो उस क्लिप पर काफ़ी सारे दिलचस्प कमेंट जो है वो मुझे ऑर्नामेंट्स का तो आपको भी शौक है भाई, ज़रा फैशन, ये तो आप ज़रा फॉर्मल अटायर में आते हैं, वैसे आप ज़रा आपके राज खोल रहा हूँ लाइव टीवी पे। तो अच्छा, इसमें ये होता है कि जो हमारा जो लॉ है, जो कानून है, वो इसमें ऐसे कहता है कि जब भी कोई इस तरह का आइटम आप डिटेन करेंगे तो आप उसको कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद
का अपना सरकार के ख़जाने में उसको जो है वो जमा करवाएंगे। ओके। उसकी ना तो ऑक्शन होगी, ना ही कोई दूसरा मामला जो है वो उसको किया जाएगा, सवाए उसको सरकारी ख़जाने में जमा करवाने के। दूसरी बात आपने की कि जो सिगरेट्स हैं उसकी भी क्या ऑक्शन होती है? नहीं, उसकी भी ऑक्शन नहीं होती, क्योंकि अगर वही सिगरेट पकड़ के आप दोबारा से उसको मार्केट में लेकर आएंगे तो दोबारा से वही चीज़ मार्केट में आएगी। तो बुनियादी तौर पर उसका मकसद ये है कि उस सिगरेट को पकड़कर उसको फिर जो है वो नजर आतिश कर दिया नहीं, जाता तो है, अगर उसको उसको सेल नहीं किया जाता, उसकी टैक्स पे कर दिया जाए तब भी नहीं, सेल सवाल ही नहीं नहीं पैदा होता। वजह क्या होती है इसकी? वजह ये होती है कि वो एक मुज़र सेहत चीज़ होती मुजरे है, से आता है, उसका पता नहीं है कहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है, और फिर क्योंकि जब तक उसका केस का डिसीजन आता है उस वक्त तक वो एक्सपायरी की तरफ जो है वो जारी होती है। तो देखिए ना, ये जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग भी होती है। तो एक तो फिर लॉ भी है कि हम इसको जो है वो ऑक्शन नहीं करेंगे। इसका एक मकसद जलाने का ये होता है कि उन लोगों की हौसला शिकनी की जाए जो इस काम से जो है वो इस काम को में इन्वॉल्व रहते हैं, सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाते हैं, उन लोगों की भी हौसला शिकनी की जाए। अगर ये की जाए कि ये अपनी पकड़ है, हमें फिर कुछ पैसे भरेंगे वापस मिल जाएगी, तो ये चीज़ें कहाँ से रुकती हैं? लोगों को भी फिर इससे चाहिए कि वो जो इम्पोर्टेड सिगरेट्स और उसका ज़रा ध्यान से ज़रा इस्तेमाल करें कि अगर देखिए, मकसद ये है कि आप सिगरेट पिएं, इस चीज़ से नहीं रोका जा रहा, कोई भी नहीं रोक रहा कि आप सिगरेट पिएं। देखिए, सिगरेट के ऊपर लिखा होता है कि ना सिगरेट नोशी या आई थिंक मैंने कभी मुजरे सेहत है, उस पर कुछ चीज़ें बनी हुई होती है। डॉक्टर साहब गैंग्रीन की पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, बेहतर अंदाज से बता सकेंगे आप कि सिगरेट के नुकसानात जो हैं वो कितने। मैं पता है। चाहूँगा भी सही कि डॉक्टर साहब इस हवाले से आप कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं भी सही कि सिगरेट नोशी कितनी, और हम जैसी उम्र के लोग शायद इससे भी कम लोग अब डॉक्टर साहब इस चीज़ में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। जो स्कूल्स के हैं, जो कॉलेजेस के हैं, वो एक वो नस्वार टाइप एक चीज़ आई हुई है, उसको रखा जाता है। उसके साथ साथ जो चीज़ें, अब देखिए हम भी हाई स्कूल्स में पढ़े हैं, मेरे निशात की स्कूलिंग है और साथ कॉलेज में निशात का है। कहने का मकसद निशात का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो हमारी मार्केटिंग पार्टी थी। ओके। तो आपने जिस तरह वेज बनाया तो वो हमारी मार्केटिंग पार्टी थी। ओके। तो कहने का मकसद है वहाँ भी हमारे ग्रुप्स होते थे, कुछ बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि डिपेंड्स फिर आप पे करता है कि आपने आपको पता है किस वे में जाना है और किस वे में नहीं जाना। लेकिन बहरहाल उस सिगरेट का इंतखाब करें जो आपके लिए सेहत के लिए। लेकिन अब जो हम कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साइड पे अगर आप देखें तो वो तो अपने हेल्थ इश्यूज बताएंगे जी, इसके ये हेल्थ इश्यूज हैं, और इस सिनेरियो में पेरेंट्स को जो है वो क्या किरदार अदा करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि आप सिगरेट पीना चाहते हैं तो पिए, लेकिन आप कम से कम वो सिगरेट परचेज करें जो टैक्स अदा करे, बिल्कुल, ताकि हुकूमत के जो खजाना है उसको भी फायदा हो सके, ना कि आप उस जानिब जाएं जो सरकार के खजाने को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं और टैक्स भी अदा नहीं करें। अब इशू ये है कि जो टैक्स पे सिगरेट है वो एक्सपेंसिव है, जो टैक्स नहीं दे रही वो सस्ती है। तो जाहिर सी बात है उसने वही लेनी है ना जो सस्ती सिगरेट है, जो हमारा एक बिल्कुल ऐसे ही है। दिस इज अ नेशनल इशू कि हम हर चीज़ को, मतलब वो जो सस्ती भी होती है, कि हमने बिल अदा करना है तो आखिरी तारीख में करना, हमने टैक्स अदा करना है तो आखिरी तारीख में करना है, अगर हमने जब तक हमें मुकम्मल तौर पे बीमारी हो नहीं जाती तब हमने डॉक्टर के पास जाना है। मतलब उस टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं जाते जब हमें कुछ सिम्टम्स जो है वो आ रहे होते हैं। जब हम मुकम्मल तौर पे बुखार में इन्वॉल्व हो जाते हैं, थकावट महसूस करते हैं, तब हम कहते हैं डॉक्टर सानू कोई गोली दे देते हैं, सानू को रिलीफ मिल जाए, उस टाइम पे जाते हैं, और फिर भी हम सही इशू नहीं डॉक्टर को बता देते हैं। क्रिटिसिज्म करना हमारा राइट है, हम तो करें, ये लेकिन हमारा जो एक नेशनल जिम्मेदारी है इशू है, हमारी, ये हमारा एक नेशनल इशू है, मैं समझता हूं। हमारी जो जिम्मेदारी है हमने वो भी पूरी करनी है। हाँ, तो ज़ेब साहब, बर वक्त चीज़ों की तशखीस ही मैं समझता हूँ किसी भी मर्ज का इलाज है। अगर उसको बर वक्त कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को अगर हम बर वक्त अटैम्प्ट करते हैं तो आई थिंक इसमें हमें पॉजिटिव नतीजा मिलेगा। तो बैक टू द पॉइंट, हम फिर ज़रा ट्रैक से बाहर चले गए थे। तो हम सिगरेट की बात करें, आप सिगरेट पीना चाहें तो आप पी सकते हैं, लेकिन आप, ये सरकार कह रही है कि आप वो वाला सिगरेट पिए टैक्स पेड है, टैक्स पेड सिगरेट। ज़ेब साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट मुल्तान तशरीफ ला चुके हैं। इस वक्त मुल्तान में उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी? कोई निजी मामलात के लिए आए हैं या किसी ऑफिशियल उसमें किसी चीज़ का इफ्तिताह वगैरह करना, ज़रा डिटेल बताइएगा। अच्छा, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो कल रात मुल्तान पहुँचे हैं तकरीबन कोई 10 बजे के करीब, और आज उनकी कुछ मसरूफियात भी है, लेकिन मीडिया इंटरेक्शन के हवाले से भी कोई डिटेल जो है वो नहीं आई, और वो बताया ये जा रहा है कि वो 4 से 5 रोज़ मुल्तान में क़याम करेंगे, और अभी रिसेंटली वो इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ करके इस्लामाबाद से मुल्तान है, वो 28वीं तरमीम हो, और वो सेनेट में जिस तरीके से सॉरी 27वीं तरमीम, 28वीं भी आ जाएगी, कोई बात नहीं 27वीं तरमीम जो है वो हमने देखी है,
और उसमें जिस तरीके से उनका किरदार रहा है बीइंग मतलब कि वो एज चेयरमैन सेनेट उन्होंने वोटिंग करवाई और बाकी मामला, तो वो फिर अब एक इम्पॉर्टेंट सेशन के बाद जो है वो फिर आए और उसके बाद इस्लामाबाद में एक उन्होंने जो 45 ममालिक के जो स्पीकर्स थे कॉन्फ्रेंस हुई मुनक़िद हुई, उसकी उन्होंने होस्टिंग की, उसकी सदारत की। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ के बाद जो है वो मुल्तान आए। तो होप सो जब मेरी भी उनसे मुलाकात होगी तो हम लाजमी तौर पर उनसे इंटरव्यू भी करेंगे और उनसे ये जो हैपनिंग्स हुई हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं, उस हवाले से भी उनसे पूछेंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट थी और आफ्टर 27th अमेंडमेंट ये इसका क्या रोल होगा और उसके साथ साथ जो पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है। और ये तो अपर की पॉलिटिक्स है। अगर हम नीचे मकामी पॉलिटिक्स की बात करें तो फिर मसाइल ही मसाइल हैं और हम हमेशा से मसाइल को एड्रेस करते भी आए हैं। हमारा काम है कि हमने मसाइल के हवाले से बताना है। देखें, अब बहुत सी गलियां ऐसी हैं जो टूट फूट का शिकार है। अब एक घर है और घर पूरी गली जो है वो सीवरेज में डूबी हुई है। देखिए, बीमारियां तो वहीं से ही जन्म ले रही हैं ना। अब एक खातून है जो अपने घर को साफ़ करती है और उसके घर के बिल्कुल सामने कूड़ा करकट भी पड़ा है, उसके घर के बिल्कुल सामने गंदा पानी भी खड़ा है, तो डेंगू भी वहीं पर जो है वो जन्म ले रहा है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ और बीमारियां जो हैं वो भी साथ साथ जो है वो स्प्रेड हो रही हैं वहाँ पर। अब जिस तरीके से स्मोक की सूरत हाल हम देख रहे हैं, उस पर भी एक अलर्ट है। तो सांस लेने जैसी बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ेगा, ख़ासकर बच्चों को करना पड़ेगा। अभी तक हम ये अवेयर नहीं कर सके, ये अवेयरनेस नहीं दे सके कि मास्क कितना ज़रूरी है, फेस मास्क कितना ज़रूरी है, हमने बच्चों को कैसे इससे सेव करना है, जो दमा के शिकार लोग हैं उसको हमने किस तरीके से सेव करना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे जिनको आप रोड्स के हाँ, टूट फूट के शिकार की बात कर रहे हैं, विहाड़ी रोड की आपने खबर दी थी हमें पिछले यस, प्रोग्राम में। डस्ट फ्री बनाया डस्ट जा फ्री रहा रोड है। हाँ, बनाया जा रहा है, मुल्तान एवेन्यू को भी कहा जा रहा है कि डस्ट फ्री रोड होगा वो। इस तरह के कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं। दूसरा जैसे टूट फूट का शिकार है, जो दीगर जो पेरिफेरी के हमारे रोड्स होते हैं या जो लिंक रोड होते हैं, उस तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता, वो रोड क्यों नहीं बनाए जाते? देखें, यही तो इश्यूज़ हैं ना। इसका जवाब दीजिएगा ज़हीर साहब, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मैंने ज़ोहेब बुखारी से क्वेश्चन किया था कि मुल्तान में जहाँ डस्ट फ्री रोड्स बनाए जा रहे हैं, विहाड़ी रोड देरीना मुतालबा था मुल्तान का कि अज़ल से वो टूट फूट का शिकार था, लेकिन अब जो है वो बनाया जा रहा है। मुल्तान एवेन्यू एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिधर काफ़ी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी और इकॉनमी जनरेट होगी, वो रोड्स भी बनाया जा रहा है। कुछ जो है वो ट्रैफिक लाइट्स लगाई जा रही हैं, तज़ीन और आइश का काम जारी है, पूरे शहर में नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ रोड्स अभी भी ऐसे हैं जो अभी भी टूट फूट का शिकार हैं, ख़ासतौर पर जो लिंकिंग रोड्स हैं उसके हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। दूसरा, ज़ोहेब साहब ने इस बारे में डिस्कस किया कि वासा के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। 20 अरब रुपए का हमने सुना था कि फ़ंड जो है वो मुख्तस कर दिए गए। तो इन सारे जो है वो इनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, कहाँ जा रहे हैं मुल्तान के जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। साहब मैं चाहूँगा ज़रा ब्रीफली हम डिस्कस कर लें, फिर मैंने ज़रा अपने दूसरे मेहमान की तरफ भी जाना है। लिंकिंग रोड्स के बारे में बताइएगा। देखिए, लिंक्स रोड का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब जिस तरह के प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो लोग जो हैं वो लिंक्स रोड को ज़्यादा तौर पर यूटिलाइज़ करते हैं। ट्रैफिक का बर्डन भी वहाँ बढ़ जाता है, ट्रैफिक के इश्यूज़ भी वहाँ पर जन्म ले रहे होते हैं। पहली बात तो है कि हमारे पास तो लिंक्स रोड हैं ही बहुत कम। लाहौर जैसे सिटी में आप देखेंगे कि वहाँ पर लिंक्स रोड ही इतने डेवलप होते हैं और बड़े ज़बरदस्त लिंक्स रोड्स जो हैं वो वहाँ बनाए जाते हैं। मुल्तान में लिंक्स रोड का कंसेप्ट बहुत ही कम है। तो आई थिंक मुल्तान में भी लिंक्स रोड्स होने चाहिए ताकि जो ट्रैफिक का दबाव है यहाँ पर सिर्फ वो है तो सही, लेकिन उस तादाद में लिंक्स रोड नहीं है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक का जाम होना जो है वो अक्सर मामूल हमें नज़र आता है। और ट्रैफिक भी आप देखते हैं कि ट्रैफिक भी उसके नंबर्स भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे पास लिंक्स रोड का जो मुतबादिल है वो हमारे पास फ्लाईओवर्स की सूरत में जो है वो मौजूद है। फ्लाईओवर्स के प्रोजेक्ट भी जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ही दौर में जो है वो बना था। बड़े अच्छा था कि ये फ्लाईओवर्स जो हैं वो ऑन टाइम बन गए और गिलानी साहब ने इस चीज़ को रौनक बख्शी। तो अगर फ्लाईओवर्स ना होते तो फिर हम आज भी फिर वो सड़कों में फंसे रहते और मामलात और दीगर चीज़ें होती। और दूसरा, जो डस्ट फ्री आप कह रहे हैं, ये उम्मीद है कि बहुत जल्द बनेगा और इस्लामाबाद में डस्ट फ्री रोड्स मौजूद हैं और उसका बड़ा कामयाब एक्सपेरिमेंट जो है वो देखने में आया था। तो उम्मीद है कि यहाँ पर भी वही सूरत हाल होगी और डस्ट फ्री जैसे होगा तो हम समझते हैं कि उस साइड के जो भी सफ़र करने वाले होंगे तो उनको बड़ा उस रोड पर ट्रैवल करने का भी जो है वो मज़ा आएगा। साथ साथ हमें एक और चीज़ पर भी फोकस करने की ज़रूरत है, जो ट्रांसपोर्ट है, जो नाकिस धुआं निकलता है ट्रांसपोर्ट से।
तो उस पर हमें काबू पाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम फिटनेस सर्टिफिकेट तो अलाउ कर देते हैं गाड़ियों को, लेकिन हम उसकी मुकम्मल तौर पर एग्जामिनेशन जो है वो नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये एक सवाल या निशान है। जो ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक़ लोग हैं उसको इस चीज़ का जो है वो इदराक होना चाहिए। हम वीडा बसेस को देखें, वहाँ से इस तरह का धुआं जो है वो उनका निकल तो रहा चलें होता है। कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप बाइक पे हैं तो वो जो धुआं है वो डायरेक्ट आपके फेस को अटैक करता उनका है। कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल है ख़त्म हो चुका है, वो ग्रीन बसेस कुछ लॉन्च कर दी हाँ। जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि उससे अच्छा, जो है ग्रीन वो बसेस तो आगे, बाकी आप व्हीकल्स का क्या करेंगे? जो बाकी जो व्हीकल्स गुजरती हैं, जो हैवी ट्रैफिक गुजरती है, लेकिन ये वो छोटे-छोटे, हमारे नज़दीक ये छोटे-छोटे इश्यूज़ हैं ना, इंतज़ामिया अगर इन चीज़ों को एड्रेस करे तो इस तरह की जो माहौलियाती आलूदगी है तो ये ख़त्म हो सकती है। तो दूसरा ये है कि हम जो सिगरेट्स की बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहिबा इस चीज़ को ज़रा डिटेल तरीके से बताएं कि जो हमारे बच्चे स्कूल्स कॉलेजेस में इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं आज सिगरेट्स के हवाले से। तो मैडम, ओवर टू यू कि आप इस चीज़ को एड्रेस मैम, कर हम लोग बड़ा ज़रा आपने डिस्कशन पूरी सुनी, हम सिगरेट्स पे बात कर रहे थे। गैर कानूनी सिगरेट्स जो हैं वो कुछ तल्फ़ की गई हैं, आग लगा दी, नज़र आतिश कर दी जाती हैं। वो ज़रा बताइएगा, ये जो मियाद से बढ़ जाती है सिगरेट, उसका क्या इम्पैक्ट? तो वैसे भी सिगरेट का बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर कोई एक्सपायरी के बाद भी सिगरेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे यहाँ तो वो खुली सिगरेट भी बेशक मना है लेकिन बिकती हैं, तो ज़रा बताइएगा उसका क्या नुकसान होता है सेहत पर? देखिए, एक्सपायरी की जहाँ तक बात है वो तो बाद में बात आती है। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो सिगरेट नोशी है उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जी। एज अ डॉक्टर हम उसको किस तरह से लेके चलते हैं। तो बेसिकली एज अ प्राइमरी केयर फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो फॉर एग्जांपल वो डायबिटिक है और हाइपरटेंसिव है या उसको कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है और से कि उसको लॉन्ग टर्म कोई अस्थमा या फिर क्रोनिक कफ है, तो हम उनको सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट करते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में नंबर 1 पे अगर वो ओबीज़ है, उसका बीएमआई 30 अबव है या फिर 23 से भी ज़्यादा है, तो हम उसको कहते हैं कि वो एक्सरसाइज करे, वेट रिडक्शन करे। और अगर वो स्मोकर है तो वो स्मोकिंग क्विट कर दे। ठीक है, हमारी फील्ड में इस तरह की कोई परमिशन नहीं है कि आप स्मोकिंग कर सकते हैं। अगर करें तो वो टैक्स पेड वाली करें और अगर करें तो वो करें ठीक जो है। एक्सपायर नहीं है। तो हम इसमें थोड़ा डिफरेंट हमारा स्कोप है। अच्छा जी, जहाँ तक फिर साइड इफ़ेक्ट्स की बात आ जाती है, जो बच्चे स्कूल और कॉलेजेस में इन्वॉल्व हैं, इसमें तो ये पूरा एक देखे ना सिस्टम है। बच्चा इट्सल्फ तो इन्वॉल्व है ही, जिस इंस्टीट्यूट में कर रहा है वो इंस्टीट्यूट भी इन्वॉल्व है, मोर और सो और लेस। और इसके अलावा जो घर है, घर में उसकी अपब्रिंगिंग, उसका मेंटल स्ट्रेस लेवल और वो क्यों इस तरफ जा रहा है, क्या इस तरह की कोई उसको रोकथाम नहीं है अगर वो सामने भी कर रहा है, या फिर अगर घर में किसी को नहीं भी पता तो उसके बारे में उसको क्या इस तरह के मशवरे दिए जाते हैं या फिर कोई गाइडेंस नहीं दी जाती कि बेटा ये अच्छा नहीं है या इस तरह से नहीं करना। ज़्यादातर क्योंकि हम लोग भी स्कूल कॉलेजेस से पढ़ के आए हैं, पीयर प्रेशर में होता है, कूल बनने के लिए स्मोकिंग स्टार्ट की जाती है मूवीज़ या सीजन्स में देख के, तो उनको होता है कि हम एस्पिरेशनल वैल्यू हो जाती है। एक तो उस तरफ बताइएगा कि अभी इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या हमारी जनरेशन Z जो है वो स्मोकिंग छोड़ रही है या अभी भी तादाद वैसे ही है? आप लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं? दूसरा, वेपिंग आ चुकी है, सिगरेट और वेपिंग का ज़रा बताइएगा। कहा जाता है कि अगर आपने क्विट करनी है स्मोकिंग तो आप वेपिंग को इस्तेमाल करो, आहिस्ता आहिस्ता निकोटीन की मिकदार कम करते जाओ और आप क्विट कर देंगे। ओके, इसमें आपका नंबर 1 जो क्वेश्चन है कि जो आप प्रैक्टिस में क्या कूल देख रही बनने हैं? के लिए बच्चे जो जी। कर रहे हैं ना, तो उसमें सबसे पहले तो उसका अपने घर में और अपने रिलेशंस के साथ, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, कि गैप जो होता है ना वो उनको उस चीज़ों पे ले जाता है। जब उनका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा और उनका वो जो कहते हैं कि जिनको वो फॉलो करते हैं या जो उनके आइडियल्स हैं वो इस तरह के नहीं होंगे, तो फिर बच्चा इस तरफ जाने के कम चांसेस होते हैं। और पेरेंट्स को चाहिए और टीचर्स को भी चाहिए कि वो इस तरह के स्टूडेंट्स जो स्कूल में हैं उन पे कड़ी नज़र रखें, बच्चों की अदर एक्टिविटीज़ पे भी नज़र रखें। और स्कूल और उनमें तो अलाउ ही नहीं होना चाहिए ना, अगर किसी को पता चल भी गया है और कोई स्टूडेंट भी देख रहा है तो इस तरह से करना चाहिए। सेशंस होने चाहिए जो कि उनको प्रोवोक करें कि वो इस तरह के स्टूडेंट्स की शिकायत लेकर आए सामने। और सेकंड नंबर पे जो इसका ऑल्टरनेटिव है, ई सिगरेट्स। देखिए, निकोटीन तो उसमें भी है, ठीक है, फॉर्म चेंज है, जिसको हम वेप कह देते हैं या ई सिगरेट कह देते हैं। तो एज अ डॉक्टर तो हम वेपिंग भी अलाउ नहीं करते। देखिए ना, उससे स्मोक कितना ज़्यादा होता है, आप अपने अंदर जो लेके जा रहे हैं उससे ज़्यादा आप बाहर भी निकाल रहे हैं। आपके सराउंडिंग में जो बैठे हुए हैं, आपको उनकी कोई फिक्र नहीं है, आपको सिर्फ कूल बनने का आइडिया है, लेकिन हर कोई ये नहीं सोच रहा होता कि आप कूल लग रहे हैं।
अगर आप खुद को भी कूल लग रहे होते हैं तो। क्या वाकई ही ये सिगरेट से कम मुज़र सेहत है या बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है? नहीं, बिल्कुल माइनर सा ही डिफरेंस है, बस ओके। सिर्फ फॉर्म्स चेंज हैं। आपको पता है कि चेंज, जो भी चेंज आता है ना हमारी सोसाइटी में, लोग उसको प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि ये चेंज है तो ये डिफरेंट है। बेसिकली इट इज़ जस्ट चेंज ऑफ फॉर्म, ओके। हम कह सकते और हैं। मैम मुल्तान में डेंगू के जो है वो मर्ज़ वबा जो है वो बहुत फैली हुई है। हम देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में काफ़ी ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं। अर्ली सिम्टम्स ऑफ डेंगू बताइएगा क्या क्या होते हैं, और अगर किसी को डेंगू के अर्ली सिम्टम्स आ रहे हैं तो फ़ौरन उसने अब क्या करना है? आपके फैमिली फिजिशियन के पास जाना है या जो हमारे वार्ड्स बनाए गए हैं, स्पेशलाइज्ड वार्ड्स बनाए गए हैं, वहाँ पर चले जाना है? ऑलराइट, इसमें सबसे पहले तो हम सिम्टम्स की अगर बात करें, सिम्टम्स से पहले चलें हम पहले सिम्टम्स से लेकर फिर बचाव की तरफ जी। आ जाएंगे। सिम्टम्स में यही है कि हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा अचानक से, ठीक है, और उसमें रेट्रो ऑर्बिटल पेन हम कहते हैं, आँखों के पीछे शदीद दर्द होगा, बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होंगे, मस्कुलर पेन्स और जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा होंगी, फटीग बहुत ज़्यादा होगी, और अगर सिवियर हो और टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़ और से वॉमिटिंग के साथ ब्लीडिंग आ रही है, या फिर डार्क कलर स्टूल्स। ओके। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है, वैसे तो हाई ग्रेड फीवर एक कॉशन ही समझी जाती है हमारी सोसाइटी में, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाया जाता है। मेरे पास जो मेरे क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं हाई ग्रेड फीवर के साथ, तो जो डेंगू है हम उसको फीवर तो डाउन करते ही हैं, लेकिन वो डेंगू है या नहीं है ये फर्स्ट डे पे थोड़ा डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है अगर हमें कोई फोकस नहीं मिल रहा। अगर मैं अपनी मेडिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग जाऊँ तो हमें दो तरह के फीवर हम एनकाउंटर करते हैं। एक वो जिसका फोकस होता है, क्या फोकस ये कि अब जैसे पता चल जाए उसका कि हाँ किस जी, वजह से कॉज हो रहा पता है। चल जाए। फीवर जो अभी डेंगू के साथ हो रहा है मोस्टली सर्दी वाला फीवर हो रहा है ना, लेकिन अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूटीआई है, या फिर टॉन्सिलाइटिस है, ये वाले फीवर्स भी आपको चिल्स वाले ही होते हैं। मलेरिया भी चिल्स वाला होता है। फिर हम सीबीसी कराते हैं। अगर हमारे पास कोई थर्ड डे या फोर्थ डे पे आता है और कह रहा है कि मुझे 3 दिन से इतना ज़्यादा बुखार है और मैं कहीं नहीं गया, लेकिन मैं कहीं गया हूँ और मेरा फीवर ठीक नहीं हो रहा, मीन्स कि उसका मिस डायग्नोसिस हो चुका है या फिर अभी वो आपके पास प्राइमरीली आया है, तो आप उसका सीबीसी करेंगे। इनिशियल टेस्ट सीबीसी ही है डेंगू को डायग्नोस करने का, जो कि थर्ड और फोर्थ डे पे आपको शो होता है ना। उसका प्लेटलेट काउंट अगर बहुत ज़्यादा रिड्यूस है तो फिर आप उसको लेबल कर देते हैं कि ये डेंगू है। फिर इसकी जो ट्रीटमेंट है वो हमारी सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट मीन्स के पेशेंट को जो सिम्टम्स हैं हमने वो ट्रीट करना है। मैम ट्रीटमेंट से जाने से पहले हम लोग जैसे ही बुखार होता है, हमारे यहाँ प्रैक्टिस है, जैसे मैंने पहले भी सवाल किया था, फार्मासिस्ट के पास या ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन लेंगे, ख़ास तौर पर बहुत हाई डोज एंटीबायोटिक्स ले लेंगे, उसका ज़रा नुकसान बताइए क्या नुकसान होता है? क्योंकि फ़ौरन सबसाइड भी हो जाता है, चिल्स आते हैं, पसीना आता है, फीवर सबसाइड हो जाता है, लेकिन दोबारा अगले दिन दोबारा फीवर हो जाता है। तो वो ज़रा बताइएगा कि कितना इम्पैक्ट हो सकता है अगर आप गलत मेडिसिन उस टाइम पर ले लेते हैं? अच्छा देखिए, मेरे पास एक पेशेंट आई हैं 2-3 दिन पहले ही, तो उनको जब मैंने एंटीपायरेटिक दी वो घर गई, तो उन्होंने मतलब अभी ऑलमोस्ट 10 मिनट गुजरे होंगे तो उन्होंने एक और अपनी मर्ज़ी से ले ली ना। फिर उसके बाद वो कह रही रात को उनको नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने एक और डिफरेंट टाइप की अपनी मर्ज़ी से ले ली। तो ये चीज़ें होती हैं जो देखे ना, 3 उन्होंने एंटीपायरेटिक्स कंबाइन कर लिया, भला ना करे अगर उनको डेंगू हो, फर्स्ट डे उनका फीवर का था, तो ये फिर चीज़ें जैसे एनसेड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है कि हम डेंगू में दें, हमें सिर्फ पैरासीटामोल को ही लेके चलना है। और जब तक हमारा डायग्नोसिस नहीं होता कि उसको है क्या, तो पेन किलर्स आप लेते रहेंगे, लेकिन जब तक कॉज ठीक नहीं होगी, उसकी कॉज पता नहीं चलेगी, फीवर की रीज़न क्या है, तो आपको फीवर तो होता ही रहेगा। तो कॉज भी साथ साथ ठीक करनी है और उसकी जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी साथ साथ हमने ठीक करने होते हैं। ओके, एक आइडियल केस मतलब खुदा न खास्ता अगर किसी को डेंगू हो गया है तो ट्रीटमेंट किस तरह स्टार्ट किया जाता है टेस्ट के बाद? जी, अगर किसी को डेंगू डायग्नोज हो चुका है तो हम पेशेंट को असेस करेंगे कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, और उसका स्टेटस क्या है इस वक्त, हाइड्रेशन स्टेटस क्या है, क्या पेशेंट बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक तो नहीं है, उसका बीपी कितना है, पल्स कितनी है, इस वक्त उसका शुगर लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग। पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको आईवी फ्लूइड्स देना पड़ता है, और अगर साथ साथ कोई और सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी कम होती है वायरल इन्फेक्शंस में और उनको बैक्टीरियल भी हो गया साथ, तो हम उसको एंटीबायोटिक भी ऐड कर देते हैं। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा यही है कि बेड रेस्ट रिकमेंडेड है, आईवी फ्लूइड्स भी रिकमेंडेड है। अगर आईवी की ज़रूरत नहीं है तो उनको हम कहते हैं कि आपने पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है टू बूस्ट द इम्यूनिटी, हम उनको मल्टीविटामिन्स देते हैं और बस साथ साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है।
10 से 12 दिन के अंदर अंदर डेंगू खुद सबसाइड हो जाता है। कहा जाता है कि अगर सीवियर केस हो गई है, वो रेड स्पॉट्स बनना शुरू हो गए हैं बॉडी के ऊपर, तो खुदा ना खास्ता आप डेथ की तरफ भी जा सकते हैं। क्या इतने एक्सट्रीम चली जाती है ये बीमारी? जी बिल्कुल चली जाती है। अगर आपने उसको टाइमली ट्रीट नहीं किया, आपने सीबीसी टाइम पे नहीं कराई और आपका प्लेटलेट लेवल इतना ज़्यादा कम हो गया है, जो कि हमारे प्लेटलेट्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करते हैं ना, जब वो इतने कम हो जाएंगे तो आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपकी बॉडी पे रोज स्पॉट्स और ये जो कहते हैं उनको छोटे छोटे से दाने या ब्रूजेस हम उसको कह सकते हैं, वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली ब्लीडिंग से आप डेथ की तरफ जा सकते हैं, सेप्टिक शॉक की तरफ जा सकते हैं। मैम डेंगू पे हम ज़रा तफसीलन गुफ्तगू कर रहे हैं, इसमें आइसोलेशन का कहा जाता है, वो क्या कोविड वाली आइसोलेशन है या दूसरी आइसोलेशन है, इस पर ज़रा बताइएगा। नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डेंगू के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मैम ने हमें ज़रा, डॉक्टर साहब ने बड़ा तफसीलन बताया कि इसका इलाज किस तरह किया जा सकता है। ओवर द काउंटर मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो वो कितना जो है वो आपके लिए हेल्थ पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, कितना सीवियरली इम्पैक्ट कर सकती हैं। मैंने एक सवाल किया था कि आइसोलेशन के बारे में कहा जाता है, क्या ये एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को लगती है या आइसोलेट क्यों किया जाता है इस मरीज़ को? मैम आइसोलेशन के बारे में ज़रा बताइएगा कि ये एक शख्स से दूसरे शख्स को भी ट्रांसफ़र हो सकती है डिज़ीज़? देखिए, एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र होगी थ्रू मॉस्क्विटोज। ओके। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है और उसको किसी मॉस्किटो ने बाइट कर लिया तो मॉस्किटो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, वो मॉस्किटो फिर आगे जिसको भी बाइट करेगा तो इस तरह से डिजीज़ ट्रांसमिट होगी। तो इसलिए उसको आइसोलेट किया जाता है, अदरवाइज ह्यूमन टू ह्यूमन डायरेक्ट इसका कोई ट्रांसमिशन नहीं है। स्नीजिंग और उससे भी नहीं No. होता? ओके ओके, ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होगा, मॉस्किटो के थ्रू हो जी। सकता है। ठीक है। सैफ साहब, मैं जनाब। आपसे ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा, एक आखिरी मराहल में। पावर लूम इंडस्ट्री है हमारी जो बदहाली का शिकार है मुल्तान की, उसके बारे में बताइएगा। वो उसका क्या सिनेरियो है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, इस वक्त जो सनती तबका है वो बहुत सी मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि फ्यूल की जो प्राइसेस हैं, पेट्रोल को तो खैर मुस्तहकम रखा गया, उसकी कीमत को बरकरार रखा गया, जबकि जो डीजल है गालिबन उसमें 6 रुपये का इजाफा जो है वो किया गया। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें भी बढ़ती हैं, फेयर्स बढ़ जाते हैं, किराए बढ़ जाते हैं। फिर बहुत से सेक्टर्स के लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने घरों को जाना चाहते हैं, लेट्स सपोज कि अगर किसी ने यहाँ से मिल से जाना तो उसका किराया वो 1000 रुपये दे रहा है, तो आफ्टर दिस डेवलपमेंट जब प्राइस बढ़ती हैं तो फिर उसका किराया भी 300 200 बढ़ जाता है। और जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो फिर उस हिसाब से उस किराए में कमी नहीं की जाती। तो ये तो खैर उनकी बात हो गई। उसके साथ साथ जो हमारे क्या कहते हैं जी पावर लूम इंडस्ट्री के बारे में हाँ ज़रा बताइएगा कि आप जी तफसीलन बता रहे थे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। कुछ इंडस्ट्री जो है वो हमारी तबाहाली का शिकार है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत में जैसी कीमतें बढ़ती हैं तो हमें बड़ा बिल्कुल बदहाली का शिकार हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, उसमें यही है कि जो सनती तबका है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहा है। इसी सिनेरियो में कल मेरी एक इंडस्ट्रियल से बात हो रही थी। पैटर इन चीफ हैं जी ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्स्ट्री एसोसिएशन, जो कि टॉवल्स बनाते हैं। उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि रिसेंटली जो सूरत हाल चल रही है, हम आलमी मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते। हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम हो चुकी है। जाहिर सी बात है, हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को करना है, तभी जाके कुछ ज़र मुबादला हमारे पास आएगा, तभी इंडस्ट्री का जो पहिया है वो चल सकेगा। तो इस वक्त यही है कि इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। पावर लूम की बात करें जो कपड़ा बनाती है, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी पावर लूम इंडस्ट्री मुल्तान में मौजूद है, जो कि इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि तबाही के दहाने पर है तो ये गलत नहीं होगा। ईज़ ऑफ डूइंग लोग बिजनेस के अपनी लूमें बेचने पर मजबूर हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे थे। इन सारी बिल्कुल चीज़ों को उठाया देखे गया। वन विंडो ऑपरेशन किया जा रहा था, तो वो फिर इन सारी चीज़ों में हेल्प नहीं करेगा। वो जो भी देखिए, मसाइल हैं आप उधर पहुँचेंगे। ताजिर देखें, ताजिर और सनती बरादरी जो है वो मुतालबा कर रही थी कि आप शरह सूद को कम कर दें। हम बांग्लादेश, हम इंडिया या चाइना में देखें तो वहाँ पर शरह सूद सिंगल डिजिट पर मौजूद है। 4 सेशन हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने वादा भी किया था कि हम शरह सूद को जो स्टेट बैंक कम करते हैं या बढ़ाती है उसको हम जो है वो नीचे करेंगे। ये भी बताया गया था कि जो महंगाई है उसमें कमी हो रही है। ये देखें ना, बता देते हैं कि महंगाई में कमी हो रही है। महंगाई में कमी नहीं हो रही, महंगाई के बढ़ने की जो शरह है
उसमें कमी हो रही है। तो ये अंदर की चीज़ें होती हैं जो हमारी जो आम पब्लिक है उसको अंडरस्टैंड नहीं करती। देखिए ना जो हमारे इतलात के लोग बैठे हैं या अपर लेवल पे जो बैठे हैं, तो वो बताते हैं कि जी महंगाई में कमी हो रही है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जब महंगाई में कमी की बात सुनते हैं तो लोग समझते हैं चाहे टमाटर सस्ता हो गया, चाहे चीनी सस्ती हो गई या घी सस्ता हो गया। आम आदमी की तो यही ज़रूरियात है। तो हर सतह के सोचने का एक डिफरेंट अंदाज होता लेकिन है। बहरहाल लेकिन इन्फ्लेशन वो जो इन महंगाई जो हम्म, बढ़ रही थी उसकी शरह में कमी होती है, जिस जिस रफ्तार से तो ग्रो करी थी इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहरहाल कम आया है, कम आया। उसको तो कंट्रोल उसका करने असर में। बराह रास्त हम्म, इन चीज़ों पे तो पड़ना हम्म, चाहिए। गरीब आदमी की क्या एक्सपेक्टेशन है? हम्म, गरीब आदमी ने जहाँ 1 किलो चावल लेना होता है वो अब आधा किलो पे आ गया है। जिस घर में 5 अफराद हैं उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। पहले एक बंदा कमाता था, 4 बंदे बैठ के खाते थे। नहीं बहरहाल अब इतना 4-5 के 5 भी कमाए तो वो थोड़ा सा पूरा नहीं होता। स्टेबिलिटी का क्रेडिट तो देना कि वो जो हम बिल्कुल बैंकरप्सी के अच्छा, मैंने दहाने पर जब थे। जब ऐसी बात की ना, आपने जो है वो हमेशा यही कहा है कि स्टेबिलिटी की बात करें। भाई मुझे स्टेबिलिटी दिखाएं तो सही, हम्म, कहाँ है स्टेबिलिटी? देखें आप हमारी अभी मेरे साथ चलें। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हमारी इकोनॉमी हमेशा एक बूम और बस्ट के साइकिल से देखिए गुजरती है। हम इस वक्त हम बूम के साइकिल पे हैं और अब हमने इसको इस वक्त प्रोलॉन्ग इशू करना है, ये ग्रोथ है, के ऊपर जाना है। इस वक्त इशू ये है कि हम पब्लिक फेस हैं। हम्म, हमने तो पब्लिक की चीज़ को जो है वो दिखाना, हम हुकूमत की चीज़ें तो दिखा रहे हैं। वो एक चीज़ बनी आती है जी, हम वो बोल देते हैं कि जी 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 ये स्पोक्स पर्सन ने कह दिया और ये मामला आता है। ठीक है यार, वो हम दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं। अच्छा ग्राउंड रियलिटीज़ में जो ग्राउंड पब्लिक रियलिटी है, पे ग्राउंड हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, वो कहते हैं कि यार आप फिर वही बकवास कर रहे होते हैं। वहाँ बैठ के शोज़ में बैठ के आप यहाँ पर देखेंगे घी कितना महंगा हो गया। अच्छा 2-3 दिन इस्तेमाल करते हैं, घर में 5 लोग हैं, सुल्तान ऑयल कोई भी ऑयल ले लें तो उसकी कीमत 550 के करीब है। 2 दिन के बाद ऑयल ख़त्म हो जाता है। फिर वो ऑयल कहते हैं वही ऑयल जो हम 350-300 में लेते हैं, वही ऑयल आप जो है वो 500 में चला गया और वो ख़त्म भी हो जाता बिल्कुल। है। ज़रा हमारे पास लास्ट सेकंड है, आप डेली हमारे पास जो है वो मॉर्निंग शो में एक ख़बर देते हैं, हमें मार्केट के रेट्स के हवाले से आगाह करते हैं। ग्राम फरोशी भी हम लोग ही कर रहे हैं, हमारी भी कुछ जो है वो मसाइल अब हैं। प्राइस मजिस्ट्रेट 500 का 2000 का जुर्माना करता है और वही दुकानदार फिर पूरे दिन आम आदमी की खाल उधेड़ता है, 7000 पे वहाँ से मैम कमाता है। डॉक्टर साहिबा, मैं ज़रा स्मोक पे बात करना चाहूँगा। मैडम के क्लिनिक पे मेरे ख्याल में वो फीस कम हो गई है। AQI इंडेक्स में मुल्तान जो है वो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे इन्हीं पे जो है वो गर्दिश कर रहा है इस वक्त। मुल्तान में काफ़ी संगीन सूरत हाल है, ज़रा उस पर निपटने के बारे में बताइएगा। बिल्कुल लास्ट हमारे पास 1 मिनट है, अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें कि हमने किस तरह बचना है, स्मोक का मुकाबला किस तरह करना है। देखिए स्मोक और डेंगू जो दोनों चीज़ें अभी आजकल साइड बाय साइड चल रही हैं, तो सबसे पहले स्मोक से बचने के लिए तो वियरिंग द मास्क इज़ दी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और डेंगू के लिए आपने मॉस्पेल और मॉस्किटो नेट्स यूज़ करने हैं, इंडोर रहना है, बच्चों को इंडोर रखना है और फुल स्लीव्स कपड़े बच्चों को पहनाने हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रिकॉशन होगी उतना ज़्यादा डिजीज़ नहीं फैलेगी। डॉक्टर अशवा, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में तशरीफ़ रखने का। हमने डेंगू पे बात की, हमने AQI इंडेक्स पे बात की, मुल्तान में जो है वो स्मोक की सूरत हाल काफ़ी संगीन हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आपकी बात से लोगों को जो है वो इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे और उस पर अमल करेंगे, गाइडलाइंस जो आपने दी हैं। अज़ीज़ बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जब भी आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं मैं एनर्जाइज हो जाता हूँ, आपके साथ डिबेट करके ज़रा मज़ा आता है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं प्रोग्राम का पहला सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डेंगू के हवाले से और मुख्तलिफ जो बीमारियां हमारे मुल्तान में इस वक्त फैल रही हैं। वायरल इन्फेक्शन है, मौसम की तब्दील होने की वजह से कुछ बीमारियां हो रही हैं। तो डॉक्टर अशफा हमारे साथ मौजूद थी, हमने तफसीरन जो है वो उन चीज़ों पे जो है वो डिस्कशन की। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम का पहला सेगमेंट जो है वो पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ख़ास तौर पर न्यू लैंग्वेजेस लर्न करने में हमें किस तरह हेल्प करती है और क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में क्या हमें लैंग्वेजेस लर्न भी करनी चाहिए। नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशन तो हो जाती है, आप किसी से बात करें और बवक्त उसी टाइम ही जो है वो ट्रांसलेशन हो रही है। तो इस पर तफसीलन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद काशिफ साहब, जो कि AI एक्सपर्ट हैं। आज इनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे, ख़ास तौर पर लैंग्वेजेस पर आज हम फोकस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं आमिर नाडला साहब, जो कि सिविल इंजीनियर हैं। इनसे आज हमने ज़रा बात करनी है घर की कंस्ट्रक्शन के हवाले से। एक गरीब आदमी ने पूरी ज़िंदगी की अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करता है और फिर वो घर बनाता है।
लेकिन अगर उसमें गलत जो है वो मटेरियल इस्तेमाल कर दिया जाए तो उसको खासा नुकसान भी हो सकता है। तो किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल की जाए, कौन सी क्वालिटी की ईंट जो है वो मार्केट में इस वक्त मौजूद है, सरिये को किस तरह चेक किया जाता है। तो बुनियादी तौर पर कंस्ट्रक्शन में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं आज हमने उस पर तफसील गुफ्तगू करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सर, बहुत अच्छा लगा और आपने ये मौका दिया। ओबियसली ये सवालात आम आदमी के हैं और हम इसको एड्रेस करेंगे। जी काशिफ साहब, मैं आपसे ज़रा स्टार्ट करना चाहूँगा। 5th जनरेशन में हम दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। इस दौर में लैंग्वेज सीखने की हमें ज़रूरत है, जबकि हम वक्त हम जिससे बात कर रहे हैं उसी टाइम पे ट्रांसलेशन भी हो रही है, ऐप्स के थ्रू हो जाती है। अब तो जो बड़ी गूगल जैसी कंपनीज़ हैं वो भी रेडिली आपको ट्रांसलेशन मुहैया कर देती हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ना मिसकंसेप्शन जो है वो बहुत जी। है हमारी लाइफ में। सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और ये वर्क कैसे करती है। उसके बाद ही हम कोई इसमें कंक्लूड कर सकते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग के अंदर इसका क्या रोल है या लैंग्वेज लर्निंग में हमें किस तरीके से हेल्प कर सकती है। अब पहले तो मैं डिस्कस करता हूँ, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने इंसान की तरह बात करनी है, इंसान की तरह बोलना है, इंसान की तरह ही लर्न करना है और अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बेस पे आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डिसीजन भी लेने हैं। ठीक, ये एक डेफिनेशन हो गई इसकी। अब जो क्वेश्चन था आपका कि लैंग्वेजेस को लर्न करने के लिए इसका क्या किरदार है, ज़रूरी भी है कि नहीं। अच्छा, उस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़रा तफसील पे गुफ्तगू कर लेते हैं। आपने ज़रा डेफिनेट डिफाइन जिस तरह उसको किया, इस वक्त हम कौन सी स्टेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मौजूद हैं? हम जनरेटिव एआई पे हैं या बात की जा रही थी कि एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के बिल्कुल बराबर एक इंटेलिजेंस जो है वो क्रिएट कर दी जाएगी? स्टेज कौन सी पे है हम इस वक्त अच्छा, आर्टिफिशियल? अब ये आपका जो इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन था ना, इससे टुवर्ड्स हम एक अच्छी डिस्कशन की तरफ लीड कर रहे हैं, क्योंकि जितना अच्छा क्वेश्चन होगा उतना ही अच्छा उसकी हम नॉलेज को गेन करेंगे। हम बचपन से सुनते आए हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये था कि हम किस स्टेज पे हैं, इसकी टाइप्स बेसिकली कितनी है। जनरेटिव एआई का नाम हम सुनते हैं, फ्यूचर की होती है, ठीक है, और एक हम सिंपल सुनते हैं नैरो एआई। अब नैरो एआई का मतलब ये है कि ऐसे टास्क परफॉर्म करने कोई स्पेसिफिक होंगे। फॉर एग्जांपल गूगल ट्रांसलेटर है अगर, तो वो सिर्फ ट्रांसलेशन ही करेगा। गूगल मैप है तो वो सिर्फ आपको मैप के बारे में ही गाइड करेगा। ऑल्दो के उसके अंदर जिद्दत ज़रूर आ जाएगी, इनोवेशन और क्रिएटिविटी ज़रूर आ जाएगी, लेकिन वो अपने इस स्पेसिफिक टास्क से बाहर नहीं निकल सकता। कैन नॉट थिंक लाइक ए ह्यूमन। एक तो दौर ये है। दूसरा जो पैरेलल इसके जनरेटिव एआई लाइक चैटजीपीटी जिस तरह आप कहते हैं, इसमें क्या होता है, अगर आप डाटा प्रोवाइड कर दें मशीन को तो वो अपने पैटर्न की बेस पे लर्निंग स्टार्ट करती है, साथ के साथ न्यू चीज़ें क्रिएट भी कर लेती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह चैटजीपीटी को आप एक क्यूरी देते हैं, एक प्रॉम्प्ट देते हैं, उस प्रॉम्प्ट की बेस पे आपको वो इमेज भी जनरेट कर देगा, आपको वो वीडियो भी जनरेट कर देगा और आपके उस क्वेश्चन से रेलिवेंट आपको मुकम्मल गाइडलाइन भी प्रोवाइड कर देगा। तो ये हमारे सिर्फ दो ही दौर है, ठीक है। जनरेटिव एआई जिसके अंदर हम बात करते हैं कि जस्ट लाइक ह्यूमन एक्ट करेगा। समहाउ हम आगे चल के इसकी लिमिटेशंस को भी देखेंगे, बिकॉज इसके नाम से जाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लाइक इंसान क्रिएटिव है, अनप्रडिक्टेबल है। इसकी एग्जांपल जो लें कि यू आर गोइंग टू टॉक विद मी राइट नाउ। अब आप मुझे बड़े गौर से सुन रहे हैं, जबकि मेरे साथ मेरे बाकी फेलोज भी बैठे हैं, ये भी मुझे बड़े गौर से सुन रहे हैं। मेरे सामने एक कैमरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर वो मेरी एंगेजमेंट को चेक कर रहा है तो मैं अगर आपसे नज़र हटाऊंगा एक दो दफ़ा, ऐसे करूंगा पानी की तरफ, मुझे नॉट एंगेज कर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूल्स के मुताबिक, क्योंकि मैंने अपना जो गैबोर फीचर है उससे हटा लिए, जो उसकी लिमिटेड उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं पैटर्न मैचिंग के लिए, तो मैं उसके एरिया से हट गया। अब देखा जाए तो ह्यूमन इज़ मोर इंटेलिजेंट इन द परसेप्शन। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपको आंसर कर रहा हूँ, आप समझेंगे कि मैं 100% एंगेज हूँ, उसने मुझे हो सकता है 90% या 80% एंगेज कर। ओके, सो ये डिफरेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और ह्यूमन इंटेलिजेंस में। बिल्कुल। कुछ गाइडलाइंस की इंटरनेशनली तौर पर बात की जा रही है, कुछ चेक्स एंड बैलेंस की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्रोथ हो रही है। वो जो एज एन एक्सपर्ट आप क्या देखते हैं, वो गाइडलाइन ज़रूरी हैं इंटरनेशनली कि इसके थोड़ा सा चेक्स एंड बैलेंस भी लगाए जाएँ? हाँ जी, बिल्कुल। समहाउ जिस तरह अभी हमने बात की इसकी लिमिटेशंस की, तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है या कोई जिस तरह अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं एआई की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है, जो मल्टीपल इंटीग्रेशन की तरफ आ रहा होता है, जिससे एक सोल्यूशन निकल रहा होता है।
अब उसके अंदर हमें जो लिमिटेशंस निकालनी चाहिए वो साइटेशन की, बिब्लियोग्राफी की, रेफरेंसेस की, एक्चुअल बात की, ऑथेंटिसिटी की, कि इसमें कितने % ऑथेंटिसिटी है। पीपल आर गोइंग टू मेक द यूज़ ऑफ गूगल, हम क्यूरी लिखते हैं गूगल के ऊपर या चैट जीपीटी के ऊपर कुछ लिखते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर आता है उसमें, हम क्यों कहते हैं कि ये ह्यूमनाइज्ड नहीं है, ये ऑटो जनरेटेड है? उसकी वजह क्या है कि वी आर नॉट प्रिटी श्योर अबाउट द ऑथेंटिसिटी रेफरेंसेस की, जो कि हम बुक्स से लेते हैं, जो कि हम लाइफ की पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लेते हैं। अब ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करके उसको कोट करके और आगे चलता है। लाइक जिस तरह हम इसको इजीली कोट कर सकते हैं, हम कहते हैं ड्रीम्स कम ट्रू। अब तो वो दौर आ गया जिसमें हमारे ड्रीम्स जो है वो सच हो सकते हैं, बट मेकिंग द इफेक्टिव यूज़ ऑफ एआई, हमें इसके एआई के यूज़ को लर्न करना है। लेकिन हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, क्रिएटिव, इनोवेटिव या कम्युनिकेशन, या जिस तरह आपने ट्रांसलेशन की बात की, समहाउ जब आप बात करते हैं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स की, तो चैट जीपीटी या जो जनरेटिव एआई है उसमें वो अंडरस्टैंड करने में गलती भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ब्रेक अ लेग। अब ब्रेक अ लेग जो एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब ये है गुड लक, इंस्टेड ऑफ हैविंग ट्रांसलेशन इनटू द, आप तो ट्रांसलेटर अभी खोलें इसको ये लफ्ज़ दें, वो तो कहेगा टांग तोड़ देगा। बिल्कुल। सो मतलब ह्यूमंस को पता है कि कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, लोकल इम्पैक्ट क्या है लैंग्वेज का, उसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, ओपन माइंडेडनेस की तरफ किस तरह जाना है। तो ये जो इंटेलिजेंस है, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, ये नेचुरल हैं। जनाब हमने, क्योंकि आज लैंग्वेजेस पे बात करनी है, किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमें लैंग्वेजेस हेल्प करने में मदद कर सकता है। जैसे आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में लैंग्वेज जो है वो लर्न करना, दूसरी लैंग्वेज, क्योंकि वो जो इमोशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पकड़ सकता। तो सीरियस इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आमिर नांडा साहब मौजूद हैं। आमिर साहब, हमने आज कंस्ट्रक्शन पर बात करनी है। पहले ज़रा बताइएगा कि एक घर बनाने के लिए किस किस चीज़ की, बुनियादी किन किन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, मराहिल क्या होते हैं? सर सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको जो है मटेरियल चूज़ करना होता है कि आपने आपकी कॉस्ट, टोटल बजट क्या है, मेन चीज़ इसमें आती है। तो हम उसके लिहाज से आजकल के दौर में आप देखेंगे ग्रे स्ट्रक्चर के बाद आप हाफ ऑफ द 50% मज़ीद भी आप जो है ना उसमें ऐड कर सकते हैं, और मज़ीद आप 100% कॉस्ट पे भी मज़ीद उसमें एडिशंस कर सकते हैं। बट वो हमारे पास लग्जरीज़ में आ जाती हैं चीज़ें। तो सबसे पहले बजट डिसाइड कीजिए, और उसके बाद अमूमन अगर हम 5 मरले के घर की बात करें तो एक अच्छा मुनासिब घर की लागत कितनी आ सकती है? इतना पॉश एरिया में भी नहीं, और बिल्कुल हमारे इस तरह के कुछ सालों में आप देखेंगे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। इसकी वजह से मटेरियल रेट और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी बहुत मुश्किलात का सामना है कि वो एक अच्छा कॉस्ट एस्टिमेट नहीं दे पाते। ओके। तो लेकिन ये है कि 5 मरले का आजकल एक अच्छा घर अगर डबल स्टोरी आप तैयार करें तो बेसिक एम्यूनिटीज़ के साथ, लग्जरीज में तो आप जितना मर्जी चलेंगे तो 50-60 लाख में आपका एक 5 मरले का घर रेडी हो जाता है। 50 to 60 लाख जी, अपार्ट फ्रॉम द लैंड कॉस्ट। ओके जी, बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो है वो इतनी कॉस्ट जी आती है। तो इसके अलावा मटेरियल सिलेक्शन सबसे पहले आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपने ईंट वगैरह, क्योंकि हमारे एरियाज़ में जो है ना हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो कंक्रीट ब्लॉक्स जो है ना यहाँ पे इतने कारगर नहीं। अच्छा जनाब, मैंने 5 मरले का पूछा, लोग 3 मरले का भी घर बनवाते हैं, तो ज़रा उसका भी एक तखमीना दे दीजिएगा। सर 3 मरले का अप्रॉक्सीमेटली आप देख लें कि 10 लाख पर मरला के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है। तो 30 लाख अबाउट 35 लाख में 30 to 35 लाख में 35 लाख में 3 मरला जो है आपका प्रिपेयर हो जाता है। बट ये है कि लग्जरीज अपार्ट फ्रॉम, मैंने पहले जैसे जिक्र किया, अम्यूनिटीज़ के अलावा ये जो आपकी बेसिक जो अम्यूनिटीज़ हैं वो इसमें मौजूद होंगी ग्रे स्ट्रक्चर के बाद, ग्रे स्ट्रक्चर के अपार्ट फ्रॉम द लैंड कॉस्ट। जी, अपार्ट फ्रॉम लैंड कॉस्ट टोटल ग्रे स्ट्रक्चर भी इंक्लूड, टोटल आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आती है। ठीक है, 30 to 35 लाख और 55 to 60 लाख 5 मरले के घर के लगा। ठीक है, अब ज़रा, अब जब मैंने इरादा करना है, एक ले मैन हूँ, मैंने एक सिविल इंजीनियर को नहीं हायर करना, अब वो हमारे यहाँ आपको ये भी पता है कि मसाइल हैं, ज़रा ये बताइएगा कि एक सिविल इंजीनियर को हायर करना चाहिए? आपकी तो कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा होती है हायर करने के लिए। मैं खुद ही घर बना लूँगा, अपने मामू को कहूँगा मेरे साथ खड़े होकर ले आते हैं। ये आप वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो ऑब्वियसली एक मुझे कल्चरली, जब मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ तो मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ी, और लोग कहते हैं कि नो नीड ऑफ सिविल इंजीनियर, और मेरे वाले साहब, बट आप इन द लॉन्ग रन देखें कि आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है वो अप्रॉक्सीमेटली वेस्टेज 20 to 30% वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल, बिकॉज आपको डिसीजन नहीं लेने होते हैं और प्लान करना होता है कि आपकी इलेक्ट्रिकल प्लान भी चाहिए, आपको पूरे मैप भी चाहिए। जब आप प्लान से नहीं चलते, सिविल इंजीनियर आपकी एक तो प्लान भी देता है,
ठीक है। फिर आपको प्रॉपर मटेरियल मीन्स आपका एक मटेरियल आप जो सरिया परचेज़ करते हैं, तो उस सरिये में आपको 10 लाख का मिसाल सरिया है, तो सिविल इंजीनियर अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 9 लाख 8 लाख पे लेके आ सकता है। अब आप फीस देखें, अगर सिविल इंजीनियर की अगर आप 1 लाख पे कर रहे हैं तो आपको 1 लाख आपको बिठा रहे हैं। तो ये चीज़ नेट वैल्यू आपको वैल्यू क्रिएशन हो रही है। जिसका काम उसी को साझे एग्जैक्टली जिसकी जो एक्सपर्टीज़ है उसकी उससे इस्तेफादा करना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद थी, वो भी यही बात कर रही थी कि हम इलाज भी खुद कर लेते हैं, हम घर भी खुद बना लेते हैं, हम सब कुछ खुद ही कर लेते हैं। अक्सर मेडिकल स्टोर पे जाके जी हमें दवाई चाहिए, तो इसी तरह ही हम बहुत सारी चीज़ें खुद कर रहे होते हैं। यहाँ कमरा बना दें जी, यहाँ पे ऊपर ये स्पेस ऐसे रख दें। नो डाउट कुछ लोगों की बहुत अच्छी सेंस होती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टेक्निकल लेवल पे सिर्फ सिविल इंजीनियर ही देख सकते हैं। स्ट्रक्चरली साउंड कैसे है, ठीक है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हमने बीच में प्रोड्यूस करनी है। फिर आप देखते हैं कि जब अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्लडिंग होती है, तो हमारे अक्सर घर गिर रहे होते हैं। आमिर साहब इस पर ज़रा तफसील गुफ्तगू करेंगे, बहुत सारे रास्ते हम गुफ्तगू कर रहे हैं। नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे आमिर नाडला साहब से कि एक एक्सपर्ट जो है जब वो कोई चीज़ काम करता है तो वो किस तरह जो आपकी कॉस्ट बचा सकता है। घर बनाना होता है, आप पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी उस घर पे हमने लगानी होती है, तो जब आप एक्सपर्ट की राय लेते हैं, एक्सपर्ट का ओपिनियन लेते हैं और या एक्सपर्ट को कहते हैं कि आपकी वो हेल्प करे, तो उसमें जो है आपकी कॉस्ट भी बचती है, आपको नुकसान भी नहीं होता। इस पे मज़ीद भी हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह घर जो बनाया जा सकता है उसमें किस तरह कम लागत में एक अच्छा घर बनाया जा सकता है। मटीरियल पे भी देखेंगे किस तरह जो है वो एक मटीरियल की जो हमने जज करना होता है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अहमर खान मौजूद हैं जो कि हमें वेदर के हवाले से आगाह करेंगे। जी अहमर, क्या सूरत हाल है जी इस वक्त वेदर की शहर में? जी बिल्कुल, मुल्तान में मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान में इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो हवा में बरकरार है। अगर बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 पॉइंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ मुल्तान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो मुख्तलिफ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हैं वो देखे गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो 220 जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और इसके साथ पाकिस्तान में अभी भी मुल्तान का पहला नंबर जो है वो देखा गया है फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से। इसके साथ अगर हम बात करें मज़ीद मौसम की सूरत हाल के हवाले से तो मुल्तान शहर का आज कम से कम दर्जा हरारत 12 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 तक जाने का इम्कान जो है वो भी ज़ाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी का तनासुब भी 80% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मौसम और खुश्क और खुशगवार जो है वो भी रहेगा। दिन ब दिन जो है वो सर्दी की शिदत में इजाफा भी देखने को आएगा। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है उसमें जो है वो सर्दी बढ़ने के मज़ीद इम्कानात जो हैं वो ज़ाहिर किए गए हैं। बारिश की कोई पेशन गोई नहीं की गई। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर का मौसम यकसा तौर पर जो है वो रहेगा। जैसे मुल्तान में दर्जा हरारत है तो पूरे जनूबी पंजाब में जो है वो इसी तरह ही रहेगा। पूरे जनूबी पंजाब में अगर बेशतर अज़ला के हवाले से बात करें तो कहीं कहीं हल्के बादल जो हैं वो भी 1 से 2 दिन तक जो है वो रहेंगे। इसके साथ साथ जो है वो जैसे ही सर्दी बढ़ने के इम्कानात होंगे तो तिबी माहिरीन के भी और महकमे मौसमियात का भी कहना है कि शहरी जो हैं वो ख़ास तौर पर जो सर्दी से पैदा होने वाली बीमारियाँ हैं उनसे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल ज़रूर करें ताकि सर्दी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया अहमर, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त शहर में क्या वेदर की सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस तरह अहमर बता रहे थे कि EQ इंडेक्स में मुल्तान जो है वो इस वक्त पहले नंबर पर है। हम लोगों ने मास्क का इस्तेमाल करना है ताकि हम जो बीमारियाँ हो रही हैं, स्मोक की वजह से हमें जो बीमारियाँ हो रही हैं उससे बचा जा सके। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ राना सलमान ज़मीन मौजूद हैं जो कि हमें हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स के रेट से आगाह करेंगे। जी सलमान, क्या सूरत हाल है जी मार्केट की? जी बिल्कुल, इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्तान शहर में खुद साख्ता महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है और खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर जो है उन पर लगाम डालने के लिए जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स इस वक्त तैनात किए जाते हैं वो भी गैर फ़ाल नज़र आते हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो महंगे दामों सब्जियां और फल ख़रीदने पर मजबूर हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सरकारी रेट लिस्ट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर तो निकलती है, मगर सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में इस वक्त इंतज़ामिया बिल्कुल फ़ेल हो चुकी है और ऐसा लगता है कि सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ करी जा रही हैं और उन्हीं में ही जो है वो आवाम को सिर्फ अच्छा की खबर जो है वो सुनाई जाती है, जबकि महंगाई करने वाले अनासर के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई जो है वो करते हुए नज़र नहीं आते। इसी तरीके से आज बात करेंगे सरकारी
नरनामों में अगर हम बात करें इस वक्त टमाटर की, तो टमाटर का जो है वो इस वक्त 90 रुपये रेट मुख्तस किया गया है, प्याज 98 है और सब्ज़ मिर्च 70 है। जबकि मार्केट में इस वक्त टमाटर 130 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है, प्याज 140 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है, सब्ज़ मिर्च जो है वो 100 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरीके से बात करेंगे मार्केट के अंदर इस वक्त आलू 110, शिमला मिर्च 300, पालक 80 और गाजर जो है वो 100 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त हो रहा है। मगर सरकारी रेट लिस्ट में जो है वो आलू का रेट 80 है, शिमला मिर्च 276 है, पालक 35 है और गाजर 86 रुपये किलो तक जो उसका रेट मुख्तस किया गया है। मार्केट में स्वांजरा 550, अदरक 450, लहसुन 400, मटर 300 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि सरकारी रेट लिस्ट में सुहांजना 450, मटर 250, लहसुन 375 और अदरक 300 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। अच्छा, इसी तरीके से बात करते चले हम सब फलों की, तो फल भी जो है वो इस वक्त आम शहरी की दस्तरस से जो है वो बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। मार्केट में सुंदरखानी अंगूर 1100, सेब 400 और अनार कंधारी जो है वो 800 रुपये किलो तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। सरकारी नरखों में अंगूर 900, कंधारी अनार 695, सेब जो है वो 320 रुपये किलो उसका रेट मुख्तस किया गया। गंडेरी 100 है, अमरूद 200 है, मौसमी 70 है, शकरी 80 है, जापानी फल 350 है और जबकि केले जो है वो 120 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फ़ाल करे और सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाए ताकि शहरी जो हैं वो सस्ती म्यारी सब्ज़ी और फल खरीद सकें। जी, बहुत शुक्रिया राना सलमान ज़मीर, आपने हमें तफसील आगाह किया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है मार्केट की। नाज़रीन, इस वक्त गैप नज़र आ रहा है बहुत बड़ा, जो सरकारी नर्ख हैं और जो हमें मार्केट में जो है वो सूरत हाल नज़र आ रही है। उम्मीद करते हैं कि इस गैप को जल्द अज जल्द जो है वो ब्रिज किया जाएगा और आवाम को जो है वो सस्ते दामों पे चीज़ें मिलना शुरू होंगी। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे हाउस कंस्ट्रक्शन के ऊपर। अब तफसीलन उस पर ज़रा टॉपिक पे अपने चलते हैं और हमारे साथ सिविल इंजीनियर मौजूद हैं आमिर नाडला साहब, उनसे ज़रा उस पर गुफ्तगू करते हैं। आमिर साहब, एक शख्स ने लैंड ख़रीद ली है, आपको हायर कर लिया है, उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा? सर, सबसे पहले तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे कि आपका जो है रिक्वायरमेंट क्या है। हम क्लाइंट रिक्वायरमेंट को सबसे पहले सेटिंग करते हैं और सबसे पहले हम कॉपरेशन क्या करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर है, कभी कभी क्लाइंट अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता कि ये प्रैक्टिकल भी है या नहीं, तो हम उसको आगाह करते हैं कि यार ये प्रैक्टिकलिटी है और इसमें और आपके जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये गैप है, तो हम इसको मैक्सिमम पॉसिबल है कि इम्प्लीमेंट कर लें। और मज़ीद स्ट्रक्चर डिज़ाइन के हवाले से उसको आगाह किया जाता है कि यहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर जो है इतना मजबूत कैसे बनाया जा सकता है और इसमें कैसे एक सस्टेनेबिलिटी लाई जा सकती है। आमिर साहब, अमूमन लोग को किस तरह की जो है वो आपके पास ख्वाहिशात लेके आते हैं जो आपको लगता है कि ये पूरी नहीं हो सकती? दूसरा, हाइट के बारे में भी बताइए कि ग्राउंड से कितनी हाइट होनी चाहिए घर की जब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं? सर, ऐसे स्ट्रक्चरली लिहाज से ग्राउंड की कोई भी हाइट मुख्तस नहीं होती, बट फ्रॉम द ड्रेनेज परस्पेक्टिव, और हम ये देखते हैं कि हमारे पर जब कोई भी रेन होता है या फिर कोई भी जब पानी का फ्लो ज़्यादा होता है तो फिर हमारी गलियों में और इसमें आप देखते हैं कि वो जमा हो जाता है और अक्सर ये इम्प्रॉपर ड्रेनेज की वजह से और सीवरेज सिस्टम की वजह से होता है। तो लोगों ने घर ऊंचे बना लिए और गलियों को काफ़ी नीचे कर देते हैं, तो ये सिस्टम आई थिंक नहीं होना चाहिए। ग्राउंड से आपका एक ख़ास स्लोप होना चाहिए जो कि सिर्फ पानी को ओवरफ्लो करवाए और घर से निकाले। ठीक है। मैंने लोगों के ख्वाहिशात के बारे में आपसे एक सवाल किया था कि आपने एक बात की कि लोग काफ़ी ऐसी ख्वाहिशात लेके आते हैं जो मुमकिन नहीं होती पूरा करनी, तो वो किस तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कहते हैं कि ये नहीं हो सकती? सर, जैसे कि मैं बड़ी नॉर्मल एग्जांपल दिया करता हूँ कि जब एक आप कहते हैं कि इतनी बड़ी एक छत डालनी है और उसके अंदर हमने एक पिलर प्रोवाइड नहीं करना, तो उससे ये होता है कि जब आप कॉलम प्रोवाइड नहीं करते तो आपका जो रीइंफोर्समेंट का जो रेशियो है वो इतना इंक्रीज हो जाता है स्लैब के अंदर, और तो कि हम उसको प्रैक्टिकल बेसिस पे कॉस्ट हमारी 50% तक भी इंक्रीज़ हो सकती है उसकी वजह से। तो हम उसे ये समझा रहे होते हैं कि एस्थेटिकली तो आपको बड़ा बुरा लगेगा ये पिलर यहाँ पे, बट ये है कि ये आपको कॉस्ट वाइज और स्ट्रक्चर वाइज बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज़ जनाब, जैसे मैंने बात की कि आप पूरा प्रोसेस ज़रा समझते हैं। एक शख्स ने लैंड ख़रीद लिया, हायर कर लिया आपको, आपने ड्रेनेज के हिसाब से उस घर की जो है वो लेंथ का भी अंदाज़ा लगा, हाइट का भी अंदाज़ा लगा लिया कि कितनी होनी चाहिए हाइट की। अब अगला मरहला क्या होगा? उसने चीज़ें परचेज़ करनी है या उससे पहले नक्शा बनवाना है? सबसे पहले तो जस्ट मैप है, बिकॉज इन एवरी परस्पेक्टिव हमारे पास नॉर्मली ये क्या होता है कि हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि जी हमें मैप बना के दें, तो उसमें एक तो प्लम्बिंग प्लान्स,
इलेक्ट्रिक प्लान प्रोवाइड नहीं करता, जिसकी वजह से एक गैप प्रोड्यूस हो गया मार्केट में, जो है अनस्किल्ड लेबर हमारी बहुत ज़्यादा है, जिसका एक कोई यूनियन नहीं है। बाहर जब हम ममालिक में जाते हैं, हम बात करें तो उनके पास एक लेबर यूनियंस हैं, दे आर वेरी स्किल्ड, और उनकी प्रॉपर जो है ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे किसी का भी जो दिल करता है वो प्लम्बर भी बन जाता है, और इलेक्ट्रिशियन भी वही काम कर रहा होता है, सारी चीज़ें एक ही बंदा कर रहा होता है। तो उसका साफ ज़ाहिर है आपकी एनालिसिस और आपका जो पर्सपेक्टिव है वो सेम नहीं हो सकता उसका, जैसे एक इंजीनियर का होता है। तो आप एक घर में जब उससे मैप बनवाएंगे, उससे कहेंगे जी आपने इलेक्ट्रिक वायरिंग कर देनी, अब वो अपने हिसाब से स्विचेस की जो एक हाइट है, एक जो इंजीनियरिंग कहती है, वो प्रोवाइड नहीं करेगा। वो कभी हाइट को डिफरेंट घर में ना प्लम्बिंग की वो स्लॉप नहीं देगा, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर जो है ड्रेनेज पॉसिबल नहीं होगी। तो अब हमने नक्शा बनवा लिया, आर्किटेक्चर से जाके नक्शा ले लिया। अच्छा, नक्शे में हमने वो आर्किटेक्चर आएंगे आपके पूरे देखेंगे कि इधर भी मार्केट में गैप है कि वो बने बनाए नक्शे पड़े हुए हैं वो दे देते हैं? मैं ये समझता हूँ कि आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स में कोलैबोरेशन होनी चाहिए, जहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है प्लम्बिंग प्लान और इलेक्ट्रिक प्लान, ताकि वो एज पर स्टैंडर्ड्स चले। ठीक है सर, उसकी वजह से हमारी कॉस्ट बहुत इंक्रीज कर जाती है। जैसे कि अब एक प्लम्बर आया है, उसने काम ख़राब कर दिया है, तो उसके बाद जो है लेबर वर्क कर रही है तो वो दोबारा तोड़ना पड़ जाती है चीज़ें। ओके। तो उसमें कॉस्ट वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। कोलैबोरेटिव एफर्ट की ज़रूरत है। कोलैबोरेटिव एफर्ट, टीम वर्क नहीं होता। एक मैनेजर, एक जो आपका जो इंजीनियर होता है, वो मैनेजिंग लेवल पे भी काम कर रहा होता है, वो सारों को इंटीग्रेट कर रहा होता है। अच्छा, हमारे यहाँ वो ठेकेदारी कॉन्सेप्ट भी है ना, एक इंजीनियर जो सिविल इंजीनियर है, अगर उसको हम तशबीह दें आम अल्फाज में, क्या वो जो पूरी जो कंस्ट्रक्शन है उसको लीड कर रहा है, वो ठेकेदार है जिसने आर्किटेक्चर भी देखना है, हर चीज़ देखनी है? यस, द बेस्ट इंजीनियर कैन बी ए गुड कॉन्ट्रैक्टर। ओके, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहा होता है, और यही इंजीनियर का काम है कि वो अंडरस्टैंड कि प्लम्बिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी जो है कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सारों को वो इंटीग्रेट कर रहा होता है। बट ये है कि नॉर्मली हम हर एक ऑनर जो है वो इन चीज़ों को डील कर रहा होता है, जो कि उसको इतना विजन नहीं उसका ब्रॉड होता है, जिसकी वजह से वो प्लम्बर भी गलती करता है, इलेक्ट्रिशियन भी गलती करता है, और वो आपस में लड़ भी रहे होते हैं, और वो फिर ऑनर फिर एक ऐसी स्टेट में आ जाता है जहाँ पे। आमिर साहब, हमने नक्शा बनवा लिया है, अब हमने आपसे पूरा जो है बेस सेट करा लिया, अब हमने ज़रा कंस्ट्रक्शन का जो है वो जो सामान जो है वो ख़रीदना है, इस वाले तफसील में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम आमिर नाटना साहब से समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक घर जब तामीर किया जाता है तो उसमें बुनियादी किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से किन किन चीज़ों पे जो है वो काम किया जा सकता है, एक एक्सपर्ट आपकी किस तरह हेल्प कर सकता है, तो तफसील इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हमारे साथ काशिफ साहब मौजूद है जिनसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से गुफ्तगू करनी है। हमने जानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में लैंग्वेजेस किस तरह सीखी जा सकती हैं। जनाब, पहले तो ज़रा इंपॉर्टेंस बताइएगा, आपने ज़रा तफसील में बताया कि इमोशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो नहीं पकड़ सकता, लैंग्वेज किस तरह हेल्प करती है वो इमोशंस को सीखने में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लैंग्वेज सीखने में किस तरह हेल्प करता है? चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई नीड से। ओके। हमें किसी चीज़ की नीड होती है, हम उसकी जस्टिफिकेशन की तरफ आते हैं, देन आइडियाज़ को डेवलप करते हैं। जैसा कि आपने बात की लैंग्वेजेस की, मैं यहाँ बताना पसंद करूँगा कि जब हम लैंग्वेजेस का नाम लेते हैं तो हमारे ज़हन में सबसे पहला जो एसोसिएशन या कॉन्सेप्ट आता है वो आता है नमल का, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। 1969 में ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल लैंग्वेजेस के लिए इन्होंने इनिशिएटिव लिया, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को फॉरेन लैंग्वेजेस के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी। चूँकि इनका ऑब्जेक्टिव था क्रिएटिव डेवलपमेंट, कॉम्पिटेंसी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो इन्होंने इसके ऊपर फोकस करने के बाद इसको 2000 में एक बाकायदा ऑटोनोमस बॉडी का नाम दे दिया, जो कि एक यूनिवर्सिटी कहलाई। अब इसके अंदर फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं नीड बेस्ड। अब सवाल ये है कि हमें लैंग्वेजेस क्यों सीखनी चाहिए। मैं इसको रिलेट करूँगा कि टू लर्न मोर दैन वन लैंग्वेज इज़ एन एक्सरसाइज फॉर अ ब्रेन। ओके। स्मार्टर होने के लिए वो लोग जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखते हैं, उनका ब्रेन जो है वो डायनामिक वे से वर्क करता है। दे पीपल आर कॉल्ड इनोवेटिव क्रिएटिव, क्योंकि उनके अंदर वो जो लर्निंग का जो पैटर्न है
वो स्टार्ट हो जाता है एंड दे आर गोइंग टू बिकम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। अब एक इम्पैक्ट तो ये आ गया, इफ़ यू वांट टू बी अ स्मार्टर, आप चाहते हैं आपका ब्रेन स्मार्ट वर्क करे, आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखनी है। दूसरा बात ये कि आप यू वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, ठीक है, आपने अराउंड द ग्लोब कम्युनिकेट करना है, यू मस्ट हैव टू नो मोर देन वन लैंग्वेजेस। अभी रिसेंटली मैं एक रिसर्च कर रहा था, उसके ऊपर मैंने एक कोट पढ़ा, इट वाज ऑल अबाउट इफ़ अ पर्सन इज़ गोइंग टू नो मोर देन अबाउट 2 लैंग्वेजेस। उसमें एग्जांपल वैसे 3 की थी कि 3 अगर सीख लेते हैं तो इट मीन्स दैट नाउ दे आर एबल टू कम्युनिकेट मोर देन 2 बिलियन पीपल्स। तो आप कम्युनिकेशन बढ़ा रहे हैं, आप कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब नमल एक ऐसा इदारा है जिसने इसको इनिशिएटिव लिया। करंटली जो नमल के डायरेक्टर हैं जनाब मेजर जनरल शाहिद महमूद कियानी साहब, हाल ही में उन्होंने नमल मुल्तान कैंपस के अंदर एक विज़िट किया है, जिसके अंदर उन्होंने एम्फसिस किया है फॉरेन लैंग्वेजेस की प्रमोशन के ऊपर। अब चूँकि उनका एजेंडा क्रिएटिव और इंक्लूसिव डेवलपमेंट था, तो इसको फुलफ़िल करने के लिए वो जो सरपरस्ती है वो हमारे जो रीजनल डायरेक्टर हैं जनाब ब्रिगेडियर असद रज़ा साहब, उन्होंने अपनी एक स्पीच के अंदर एक बात कोट किया कि लैंग्वेजेस को लर्न करने के लिए हमारे ज़हन में ये है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश कंसिडर की जाती है, ऑल्दो कि वो यार पाकिस्तानी हमारे लिए जो है वो प्राइमरी लैंग्वेज, हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू हो जाएगी। चूँकि इंटरनेशनल तिजारत के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, बिजनेसिस के अंदर, स्कॉलरशिप्स के अंदर, फॉरेन एजुकेशन के अंदर इंग्लिश कंसिडर की जाती है, तो उनका एजेंडा ये है कि वो इस इंग्लिश के साथ साथ थर्ड लैंग्वेज और सो दैट अब हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनके पास कम्युनिकेशन का एक वसी बैकग्राउंड जो है वो एक बिल्ड हो जाए। अब उसके लिए उन्होंने अदर लैंग्वेज का भी कॉन्सेप्ट दिया है। उर्दू तो है ही है, इंग्लिश तो है ही है, इसके अलावा वो चाहते हैं कि और लैंग्वेज भी जो है वो हमारे पार्ट बन जाए, हमारे उसका कल्चर बन जाए। उसके लिए उन्होंने एक स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस को ओरिजिनेट किया है। हमारी जो असिस्टेंट डायरेक्टर मोहतरमा मैडम अंबर साजिद साहिबा जो हैं, उनका जो विजन था, उन्होंने इसको जो अमली जामे पहनाया वो एक सेंटर की फॉर्म में बनाया। जनाब ये बताइएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह रोल प्ले करता है आपको एक न्यू लैंग्वेजेस लर्न करने में, क्या आसानी पैदा करता है? कोई टूल्स हैं? अगर वो टूल्स हैं तो क्या वो पेड हैं या फ्री में भी आपको मिल जाते हैं? जी, फ्री टूल्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। जिस तरह हम चैट जीपीटी की बात करते हैं, हमारे पास इसका पेड वर्जन भी है और हमारे पास इसका फ्री वर्जन भी है। लेकिन व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट अ प्रॉम्प्ट, तो पेड वर्जन आपको समहाउ जो डाटे की क्वालिटी है जो आपके उसके रेस्पॉन्स की, वो बेहतर हो जाती है। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि जो हमारे पास ओपन सोर्स वर्जन है वो दे आर आल्सो गोइंग टू फैसिलिटेट अस। वो किस तरीके से, लाइक लैंग्वेज ट्रांसलेटर मौजूद हैं, उसके अलावा आप ये देख लें स्पीच रिकॉग्निशन वाले सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, इवन के टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करने वाले वो कोलाज बना के आप इमेजेस को वो एक वीडियो की फॉर्म में दे सकते हैं। सो ओपन सोर्स के अंदर सम लिमिटेड जो है वो लिमिटेशन के साथ हम अपने डेली रूटीन के जो टास्क हैं वो हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, जब हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं तो हम लोग जब इंग्लिश सीखनी होती है तो हम मूवीज़ देखते हैं और सारे सबटाइटल्स में अगर आपको एक मुश्किल लफ्ज़ लिख रहा है तो आपने वो नोट कर लिया और उससे फिर आप सीखते जाते हैं। अगर कोई और फ्रेंच सीखनी है या स्पेनिश सीखनी है, जर्मन सीखनी है, तभी हम मूवीज़ का और इस तरह सहारा लिया जाता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर इस सारी प्रैक्टिस में हम इंटीग्रेट करना चाहें तो हम किस तरह वो सीख सकते हैं? जैसे आपने बात की, कोई एग्जांपल के तौर पर समझाइएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई एक चीज़ को लेके कि प्रॉम्प्ट के ज़रिए हम किस तरह जो है वो सीख सकते हैं एक लैंग्वेज को। अच्छा, इसमें जो है ना, मैं जिस तरह आपने एग्जांपल की बात की, मैं एक सॉफ्टवेयर का नाम लेना पसंद करूँगा। ड्यूलिंगो एक सॉफ्टवेयर है। जी जी। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। अब होता क्या है इसमें, इसका फ़ायदा ये है कि ये आपके लेवल के मुताबिक आपके डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाता जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम अ बिगिनर इन अ लैंग्वेजेस, तो मेरी प्रोनाउंसिएशन क्या है, मेरा एक्सेंट क्या है, मेरा वर्ड्स का फ़्लो क्या है, मेरे ग्रामर्स क्या हैं, ये मुझसे बेसिक टेस्ट लेगा। उस टेस्ट के बाद मेरे लिए जो आने वाले टेस्ट होंगे, चूँकि ये आर्टिफिशियल बेस्ड है, ये मेरे प्रीवियस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता रहेगा, उसके हिसाब से मेरा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाता जाएगा। और जिससे क्या होगा कि आप अपनी जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल जो है वो डेवलप कर रहे हैं समहाउ। लेकिन आप एक रिलाय तो ज़रूर करेंगे। मैं ये कहना पसंद करूँगा कि
इंस्टेड ऑफ मेकिंग द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, इंसान उस इदारे को ज्वाइन कर ले जो इस तरह की वेल एक्विप्ड लैब प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको यूज़ करवा रहे हैं। जिस तरह नमल के अंदर वेल एक्विप्ड लैब मौजूद हैं और फैकल्टी, ट्रेंड फैकल्टी जो है वो अवेलेबल है, वही टूल्स जो आप ओपन सोर्स ढूंढ रहे हैं या आप पेड ढूंढ रहे हैं वो आपको वहाँ पर ईजीली अवेलेबल हो जाएंगे विद गाइडेंस, सो दैट आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि इट्स अ ग्रेट चैलेंज इन एआई कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा में से स्पेसिफाइड को एक्सेस करना। आकाश साहब, हम इस पर ज़रा तफसील मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल एक नई लैंग्वेज लर्न करने पे, मज़ीद भी उस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमने आमिर नाडला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह एक जब नया घर बनाया जाता है तो किन चीज़ों की बुनियादी ज़रूरत होती है। नाडला साहब, हमने ज़रा इस पर डिस्कशन कर ली कि बेसिस हमने अपनी सेट कर ली थी, अब हमने कंस्ट्रक्शन का सामान बाय करना है, जिसमें बुनियादी क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है एक जब घर बनाया जाता है? बुनियादी सबसे पहले तो देखें कि आपको ग्रे स्ट्रक्चर तक पहुँचना है। ग्रे स्ट्रक्चर तक पहुँचने के लिए आपको जो है सबसे पहले जो है ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी और कंक्रीट सीमेंट आपने बाय करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो है ईंट की क्वालिटी, अब दो चीज़ें हैं, जो है भट्ठे जो पुराने स्टाइल में और उसमें बने हुए हैं, और एक फैक्ट्री मेड भी ब्रिक्स आ रही हैं, ठीक है। हम इन दोनों चीज़ों में यह है कि फैक्ट्री मेड ब्रिक्स ज़रा एक कंट्रोल्ड कंडीशन में और मॉडर्न मेथड को यूज़ करके बन रही हैं, तो दे आर वेल ज्योमेट्रिकली, उनकी शेप बहुत बेहतर होती है, एंड द ज्योमेट्री इन द ब्रिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू मेक डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स। बिल्डिंग ब्लॉक है एक, जी सर, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और सब जाहिर है जब वो उसमें थोड़ा गैप होगा तो आपकी सीमेंट भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि स्किल्ड लेबर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो अच्छा मिस्त्री है वो आपकी थिकनेस ऑफ जो है मोल्टर, जो कि सीमेंट और पेस्ट जब बनता है तो उसकी एक थिकनेस खास आपको एक लेवल पे रखनी पड़ती है टू मेक अ गुड बॉन्ड बिटवीन ब्रिक्स एंड, तो ये एक चीज़ है। दूसरा उसकी जो है अलाइनमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ये आपने वर्क करना है इसके ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, फिर आपको जैसे ही आप बीम्स कास्ट करेंगे, जैसे आप स्लैब तक फिर आप पहुँचेंगे तो फिर आपको कंक्रीट की ज़रूरत है। अब कंक्रीट दो टाइप की है, मिसाल आप या तो रेडी मिक्स कंक्रीट परचेज़ कर सकते हैं, जो कि मेरे समझने में मच बेटर होती है, जो है ना ऑन साइड। वो जो रेडी मिक्स मिलती है, जी रेडी मिक्स, बट इट समहाउ एक्सपेंसिव, बट इट इज़ वेरी, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है जो हम अचीव करते हैं वहाँ रेडी मिक्स कंक्रीट में, वो आपकी 3500 to 4000 PSI हो जाती है, जो कि हम नॉर्मली जो हम ऑन साइड कंक्रीट यूज़ करते हैं, हमें कैलकुलेशंस जो एज़ पर रूल्स हम करते हैं वो कैलकुलेशंस के मुताबिक हमें 3000 PSI स्ट्रेंथ चाहिए कंक्रीट की, बट हम वो ऑन साइट ड्यू टू लेबर, अनस्किल्ड लेबर और जो है साइट कंडीशंस की वजह से हम अचीव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो 10 to 20% डिक्रीज़ कर जाती है। सबसे मेजर जो इशू आता है कंक्रीट की स्ट्रेंथ अचीव करने में वो वाटर सीमेंट रेशियो का होता है। तो वाटर जो है हमारे जो लेबर है वो उसको आइडिया नहीं होता, ये भी यहाँ पे एक दोबारा पॉइंट ऐड करूँगी, एक्सपर्ट का वहाँ पे होना साइट पे ये लाजमी है कि वो आपको कैलकुलेटेड अमाउंट देगा वाटर की कि आपने कंक्रीट में ये पुट करना है, जिसकी वजह से उसकी एक डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ अचीव होनी है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा, जैसे आप सीमेंट की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स की, हम ईंटों की बात कर रहे हैं, इस पे बुनियादी गलतियाँ कहाँ पर करते हैं लोग? सर बुनियादी गलतियाँ सबसे पहले जैसे मैंने आपको ये वाटर सीमेंट रेशियो को बताया, दूसरी गलती जो सबसे ज़्यादा करते हैं वो प्रॉपर वाइब्रेशन नहीं होती, ठीक है। प्रॉपर जो है ना जब आप पुट करते हैं कंक्रीट को तो उसकी जब आप प्रॉपर सेटलमेंट नहीं होती तो उसकी वजह से उसमें हनी कॉमिंग पैटर्न बन जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें एयर ट्रैप हो जाती है और स्ट्रेंथ जो है आपकी 40 to 50% भी रिड्यूस हो सकती है। दैट इज़ द मेजर फ्लॉ इन द जो है ना हमारी लेबर में। और दूसरा जो है हमारे पास रीइंफोर्समेंट जब हम बनाते हैं प्लान, तो एक लेबर को रीइंफोर्समेंट के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कहाँ पे उसने उसको नेगेटिव और पॉजिटिव मूवमेंट के दौरान देना है। तो ये चीज़ें हम वॉल्स के ऊपर अक्सर गलतियाँ कर रहे होते हैं, लिंटल बीम में गलतियाँ कर रहे होते हैं, तो एक एक्सपर्ट जो है वो आपको हर पॉइंट के ऊपर गाइड कर रहा होता है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि इसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारा कॉस्ट भी लगती है, जब फिर लोग एक्सपर्ट्स की तरफ क्यों नहीं जाते? वो अगर चंद हज़ार रुपए बचा लिए जाएंगे, या अगर 1 लाख जहाँ पर 60-70 लाख रुपए लग रहा है वहाँ पर अगर आपको 2 लाख या 2.5 लाख रुपए पे कर दिया जाएगा, लोग आप प्रैक्टिस में देखते होंगे, वजह क्या बनती है लोगों के ना आने की? दो चीज़ें हैं इसमें, आप देखिए, एक चीज़ होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट।
तो जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है ना वो नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है, एक ऑनर को नज़र आ रहा होता है कि यार मैं इसको इतना पे कर रहा हूँ, ये तो यूज़लेस है, मैं यही चीज़ एक प्लम्बर को पे करूँगा तो वो मेरा सारा काम पूरे घर का कर देगा। बट यहाँ पे वो ये चीज़ नोट नहीं कर रहा होता कि वो जो प्लम्बर जब गलती करेगा, वो जो मटेरियल आप उस प्लम्बर को मीन्स आप 50,000 पे कर रहे हैं, तो वो जितने का मटेरियल वेस्ट कर रहा है वो 2 to 3 लाख आपको कॉस्ट कर जाए, तो वहाँ पे आप वैल्यू देखिए एडिशन के कितनी एक इंजीनियर आपको उसमें प्रोड्यूस कर रहा होता है। वो आपको प्लम्बर और उसको गाइड कर रहा होता है, चीज़ें पहले से उसको प्लान दे रहा होता है, और उसको गलती जो भी है वो साइट इंजीनियर ही बेयर करता है। अच्छा ज़रा ये बताइएगा कि अगर एक बुनियादी किसी स्ट्रक्चर में गलती हो गई है और कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक्सपर्टीज़ ना होने की वजह से बिल्डिंग थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है या उसकी बुनियाद थोड़ी गलत हो जाती है, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? क्या कोलैप्स भी कर सकती है बिल्डिंग अगर ग्रे स्ट्रक्चर भी सही नहीं बना हुआ? मेन इशू आप देखिए, मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि जब थोड़ी सी भी अनस्टेबल कंडीशन अर्थक्वेक की उसमें आता है या जब कुछ भी ऐसा आता है तो हमारी बिल्डिंग कोलैप्स क्यों कर जाती है? क्योंकि हमारी उसमें वो फुल स्ट्रेंथ हम अचीव ही नहीं कर पाते जो हमारी लेबर गलतियाँ करती है। तो ये है कि कोलैप्स भी बहुत सारी बिल्डिंग्स और ब्रिजेज़ आपने देखे होते हुए नॉर्मल ऑन रिकॉर्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी चीज़ की वजह से हैं कि हम प्लानिंग नहीं करते। अच्छा ये बताइएगा कि वो जो एक बेस रखी जाती है घर बनाने में, हमने हाइट की तो बात की थी, मैं उस टाइम पे ज़रा ये सवाल उस टाइम भी करना चाहिए था मुझे कि बेस कितनी रखनी चाहिए घर जब बना रहे हो? सर डीपीसी लेवल जो है हमेशा आपका, इसे डैम प्रूफ कोर्स लेवल बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है ना मॉइस्चर आपकी दीवारों में ट्रैवल नहीं करता। तो इसकी वजह से हमें ये ऐसी बेस पे रखनी चाहिए, ग्राउंड लेवल से 2 to 3 इंचज़ आपको ऊपर रखनी चाहिए डीपीसी लेवल, जिसकी वजह से आपका ग्राउंड जो मॉइस्चर है वो आपकी वॉल्स में और सुपर स्ट्रक्चर में ट्रैवल ना करे। अच्छा ये कहा जाता है कि अगर जैसे हमारी बात करते हैं हम लोग के सीवरेज का निज़वरेज का निज़ाम और पानी की वजह से कुछ लोग पौधे भी बाहर लगाते हैं फिर उनको पानी लगाते हैं, तो एक होता है कि यार बुनियादें ख़राब हो जाएंगी। जी मैं वो क्या होती है सर? वो बेसिकली ये होता है कि फाउंडेशन, अब इसकी सर बेसिक्स जो है वो जियो टेक्निकल मैं थोड़ा सा आपको स्टडी बयान करना चाहूँगा कि सॉइल जो है हमारे मुल्तान का तो थोड़ा हार्ड है और अच्छा सॉइल है, जिसकी वजह से हम इसकी जो फाउंडेशन डेप्थ है वो कम रखते हैं, 1 से 2 फीट तक हमारी या 3 फीट तक हम मैक्सिमम रख देते हैं। लेकिन यह है कि जो जहाँ पे सॉइल नरम है और जहाँ पे रेतीला जो है ना सॉइल स्ट्रेटा है, तो वहाँ पे हमें फाउंडेशन डेप्थ को इंक्रीज़ करना पड़ता है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि पानी जो है परकुलेट भी ना करे और उस स्ट्रेटा को सॉफ्ट ना कर दे, बिकॉज बेस ही है जिसके ऊपर सारा लोड आ रहा है आपका। तो वो हार्ड नहीं होगी, कॉम्पैक्ट नहीं होगी। दूसरी चीज़ कॉम्पैक्शन लाजमी कराएं, जब आप घर बनाएं उससे पहले प्लॉट को कॉम्पैक्ट करें ताकि वो जब से ही आप उसके ऊपर लोड आएगा तो वो सेटलमेंट ना करे। सबसे बड़ी मशहूर एग्जांपल पीसा टावर जो है उसकी है, वो लीन कर रहा है, तो इसकी वजह भी यही थी कि वो प्रॉपर कम्पैक्शन प्रोसीजर यूज़ नहीं किया गया था। अच्छा वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा की आपने बात कर दी, क्या वो कभी कोलैप्स भी कर जाएगा? सर द कॉन्टीन्यूस उस पर इंजीनियर्स ना उस पर परफॉर्म कर रहे हैं कि डिफरेंट बोर होल्स करके उसके अंदर सेटलमेंट्स कर रहे हैं और सेटलमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं और डिफरेंट प्रोसीजर यूज़ करके। बट ये है कि चांस इसका है, बट ये है कि काफ़ी मॉडर्न मेथड यूज़ करके कंट्रोल किया जाए। और ये कितने अरसे से उनका चांस है? हम जरा डाइग्रेस करें, मुझे आपने एक बड़ा वो दे दिया है इंट्रिगिंग टॉपिक। सर ऑब्वियसली ये जो है ना उनका तो ये है कि कल्चरल एसेट है उनका, जी, तो उसकी वजह से वो उस पर काफ़ी वर्क करते हैं और कोई आइडिया नहीं है एसेट के वो प्लास करेगा या नहीं करेगा, बट एक रिस्क है, वहाँ पे है। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि कुछ फिक्स्ड दीवारें बनी बनाई हमें मार्केट में मिल रही हैं, कुछ लंटर भी बने बनाए मिल जाते हैं जो छत पे हमने डालने होते हैं, वो ज़रा बताइएगा क्या वो बेहतर हैं या और वो कितने मजबूत हैं? सर अगेन मैं यही बात करूँगा कि प्री फैब्रिकेटेड जितनी भी फैक्ट्री मेड थिंग्स है ना, दे आर मच बेटर। अच्छा दे आर मच बेटर इन स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट थोड़ा सा आपको राइज करेंगी, बट वो आपको पे बैक करेंगी। बट जैसे आप कह रहे हैं दे आर मच बेटर इन स्ट्रेंथ, एक चीज़ जो आपकी आंख के सामने बन रही है, आपने खुद ईंट खरीदी, खुद सीमेंट खरीदा, खुद उसका मिक्सचर बनवाया, तो वो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? ज़रा एक टेक्निकल ज़बान में समझाइएगा। टेक्निकल ज़बान में इस तरह से है कि आप जब साइट पे आते हैं तो आपको कंट्रोल्ड कंडीशंस प्रोड्यूस करना, फैक्ट्री कंडीशन प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ पे एक सिस्टमेटिक एक प्रोड्यूस कर लें, वहाँ पे कंपैक्शन भी प्रॉपर हो रही है, वहाँ पे मशीनरी ज़्यादा है। यहाँ पे तो हाथ से आप टैंपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कंक्रीट कहीं पे आपकी सेटल नहीं हो रही प्रॉपर, और रेशियो जो है वो फिक्स अमाउंट से मशीन जब मिक्सिंग करेगी और जब आप हाथ से मिक्सिंग करेंगे तो चेंजिंग तो आएगी। अच्छा ज़रा ये बताइएगा कि एक जब इस तरह का स्ट्रक्चर हम ख़रीदते हैं
उसमें और जो हम खुद घर बनवाएंगे उसमें कॉस्ट का कितना फ़र्क आ जाएगा? सर कॉस्ट का मैक्सिमम सर 20 to 25% थोड़ा सा ये है ना कि हमें चीप पड़ जाता है, बट ये है कि आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, आपका ओवरऑल टाइम बच रहा है। क्या क्या चीज़ें हमें प्री मेड मिल जाती हैं? छत, सर दीवारें, पूरा घर हम बनवा सकते हैं? पाकिस्तान सर ये इनिशिएटिव बहुत अभी इतना अच्छा अर्ली नहीं है, बट बाहर के जैसे चाइना है, इट इज़ गोइंग वेरी फास्ट। वो तो पूरी की पूरी बिल्डिंग को मूव कर रहे हैं यूजिंग हाइड्रोलिक। वो अपनी पुरानी बिल्डिंग को कोलैप्स नहीं करवाते, वो हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करके वो पूरी बिल्डिंग को मूव भी कर लेते हैं। तो उनके पास प्री फैब्रिकेशन का बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा, वो हम मूवीज़ में देखते हैं प्री फैब्रिकेटेड की वजह से वो हिट करती है, कोई गाड़ी की दीवार पूरी की पूरी कोलैप्स कर जाती है, तो वो उस तरह का तो नहीं सर, जब आप देखें ज्वाइंट करते हैं किसी भी चीज़ जो कि पहले से ही स्ट्रेंथ में फुली स्ट्रेंथन्ड है, तो कोई उसमें इशू नहीं आता और उसकी स्ट्रेंथ आपकी नॉर्मल स्ट्रक्चर से बेहतर होती है। काशी साहब, मैं बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हो रही है, उम्मीद नाज़रीन को जो है वो उससे काफ़ी इस्तेफादा भी होगा। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज़रा दोबारा आना चाहूँगा। ज़रा बिल्कुल प्रोग्राम के हम आखिरी मराहिल में हम दाखिल हो चुके हैं। अगर कोई ऐसी टूल या कोई ऐसी चीज़ जिससे जो है वो इस्तेफादा हासिल किया जा सके, बड़े आसान अल्फाज में, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस तीनों के लिए ज़रा बताइएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। एज़ फॉर एज़ योर टूल्स आर कंसर्न, आप इनिशियली जो है अपने देखें जो रोज़मर्रा के टास्क हैं उसके अंदर ऑटोमेशन लाएं। फॉर एग्जांपल मैंने ऑफिस का काम बिल्कुल करना है, लास्ट 30 सेकंड से मैं चाहूँगा ब्रीफली ज़रा बताइएगा। जी। तो इसमें मेरा तो मशवरा यही है कि एआई को एज ए टूल यूज़ करें ऑफिस के काम के लिए, और जहाँ पर आपकी ऑटोमेशन रिक्वायर्ड है वहाँ पर यूज़ करें। क्योंकि लैंग्वेजेस की लर्निंग के लिए जब आप मोर देन वन लैंग्वेज सीखते हैं तो ये आपको अच्छा कम्युनिकेटर भी बनाती है, बैलेंस्ड भी करती है, प्रिंसिपल भी बनाती है, ओपन माइंडेड बनाती है, जिससे क्या होता है कि आपका जो एक वर्ल्ड है वो एक पीसफुल वर्ल्ड जो है वो। काशी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। हमने तफसीलन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल समझा न्यू लैंग्वेज लर्न करने में। आमीन आंडा साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। लोगों के जो बुनियादी मसाइल होते हैं पूरे घर बनाने में, वो आज उम्मीद करते हैं कि उन पर जो हमने जो है वो सैर हासिल गुफ्तगू की, हम जो है वो मिथ्स को भी जो है वो हमने बस किया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का आपको ये हिस्सा जो है सेकंड पार्ट जो है वो पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।